बाघ पैंथेरा टाइग्रिस के बारे में। पर्यावास उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, झाड़ीदार वन, मैंग्रोव दलदल, घास के मैदान, सवाना आदि। विशेषताएं सभी एशियाई बिल्ली वंशियों में सबसे बड़ा बाघ है। यह शिकार की गंध की बजाय मुख्य रूप से अपनी देखने की क्षमता और शिकार की हलचल पर ध्यान देकर शिकार करता है। यह प्रायः एकांतवासी जीव है, हालांकि मादाएं अपने शावकों के साथ रहती हैं। ये रात्रिचर प्राणी है और घात लगाकर शिकार करता है। ये अच्छा तैराक होता है और अपने शिकार को खींचने में सक्षम होता है। संरक्षण स्थिति संकटग्रस्त IUCN परिशिष्ट I साइटेस अनुसूची I वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। 5.8.3 जैव विविधता विरासत स्थल BHS बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स BHS। कसम्बुडी सेक्रेड ग्रोव को तमिलनाडु का दूसरा BHS घोषित किया गया है। राज्य का पहला BHS मदुरै में अरीठुपट्टी है। यह डिंडीगुल जिले में अलगुली रिजर्व फॉरेस्ट के पास स्थित है। जैव विविधता विरासत स्थल BHS के बारे में। BHS विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। यह अपने कुछ महत्वपूर्ण घटकों के साथ जैव विविधता के मामले में समृद्ध होते हैं। यहाँ प्रजातियों की उच्च समृद्धता, उच्च स्थानिकता, दुर्लभ, स्थानीय और संकटग्रस्त प्रजातियाँ, कीस्टोन प्रजातियाँ आदि पाई जाती हैं। इन स्थलों को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37(1) के तहत अधिसूचित किया जाता है। इस धारा में प्रावधान है कि राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व वाले क्षेत्र को आधिकारिक राजपत्र में BHS के रूप में अधिसूचित कर सकती है। 5.8.4 संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को बनाए रखने में पहाड़ी एवं अल्पाइन ग्लेशियरों, वाटर टावर्स की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक पर्वतीय क्षेत्रों के लगभग 40% भाग पर वनों का विस्तार है। इसके अलावा पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान और अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति मिलती है। जल विनियमन दुनिया की 2/3 सिंचित कृषि पहाड़ों से बहकर आने वाले जल पर निर्भर करती है। कार्बन भंडारण पहाड़ी मिट्टी, विशेष रूप से परमाफ्रॉस्ट युक्त में लगभग 66 पेटाग्राम ONPG मृत जैविक कार्बन जमा होता है, जो वैश्विक मृत जैविक कार्बन का 4.5% है। जैव विविधता दुनिया के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से 25 पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें उच्च स्थानिक जैव विविधता पाई जाती है। ये हॉटस्पॉट महत्वपूर्ण कृषि और औषधीय पौधों के जीन पूल का संरक्षण करते हैं। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियां। ग्लेशियरों की हानि एंडीज पर्वत श्रृंखला में 1980 के दशक से अब तक 30-50% ग्लेशियर पिघल चुके हैं। हिंदू कुश हिमालय में 2100 तक 50% ग्लेशियर के पिघलने की संभावना है। ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना जल सुरक्षा के सामने एक बड़ा खतरा है। यदि चाहो तो मैं इन सभी टॉपिक्स वाटरमेल्ट स्नो ग्लेशियर ब्लड प्रभाव ग्लेशियरों की सतह पर होने वाला लाल शैवाल इनके एल्बिडो को कम करता है, जिसके कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। शहरीकरण यह जल विज्ञान चक्र को गंभीर रूप से बदलता है, जो समस्याओं के अत्यधिक बोझ का कारण बनता है और पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़कर आपदाओं को बढ़ाता है। वायुमंडलीय प्रदूषण लंबी दूरी तक पहुंचने वाले प्रदूषण के कारण बर्फ के कोर और झील की तलछट में ब्लैक कार्बन की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है। 5.8.5 ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। 2024 में वैश्विक ऊर्जा की मांग में 2.2% की बढ़ोतरी हुई। इसमें 80% से अधिक योगदान उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का रहा। 2024 में वैश्विक विद्युत उत्पादन में हुई वृद्धि में 80% नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा का योगदान रहा। ऐसा पहली बार है जब कुल विद्युत उत्पादन में इनका योगदान 40% से अधिक रहा। 2019 से सोलर PV, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रिक कार और हीट पंप का उपयोग करने से हर साल 2.6 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ है, जो वैश्विक उत्सर्जन का 7% है। 5.8.6 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। IQAir ने 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की। ये रिपोर्ट वर्ष 2024 में विश्व में वायु गुणवत्ता की स्थिति का मूल्यांकन करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। केवल 7 देशों ने WHO की वार्षिक औसत PM 2.5 गाइडलाइन को पूरा किया है। ये देश हैं
ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और ग्रीनलैंड। WHO के अनुसार वायु में सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5 की वार्षिक औसत मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर 5 म्यू से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2024 के 5 सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं: चार्ट ग्रेटर दैन बांग्लादेश, ग्रेटर दैन पाकिस्तान, ग्रेटर दैन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ग्रेटर दैन भारत। दिल्ली अब भी दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है। भारत का बर्नीहाट असम 2024 में सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र रहा है। ओशिनिया विश्व का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है। 5.8.7 जलवायु कार्रवाई के लिए बजट फॉर क्लाइमेट एक्शन। अहमदाबाद नगर निगम AMC अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना। इस नए अध्याय का शीर्षक सतत और जलवायु बजट सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट बजट है। इसके तहत अहमदाबाद नगर निगम AMC ने 2025-26 के बजट का 1/3 हिस्सा जलवायु कार्रवाई के लिए निर्धारित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा 2070 तक नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान को लागू करने के लक्ष्य को हासिल करना है। इससे पहले बृहन्मुंबई नगर निगम BMC ने भी AMC की भांति जलवायु बजट प्रस्तुत किया था। इसमें 33% पूंजीगत व्यय जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया था। जलवायु बजटिंग के बारे में, यह एक ऐसी प्रशासन प्रणाली है जिसके तहत जलवायु प्रतिबद्धताओं को नीतियों, कार्यवाहियों और बजटीय आवंटन में प्रमुखता से शामिल किया जाता है। इसके तहत शहरों की जलवायु कार्य योजनाओं से जुड़े लक्ष्यों को बजट प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाता है तथा इसके कार्यान्वयन व निगरानी की जिम्मेदारी नगर प्रशासन को सौंपी जाती है। शहरों के लिए जलवायु बजट का महत्व। यह जलवायु परिवर्तन के अनुकूल विकास को बढ़ावा देता है, उत्सर्जन में कमी लाने और वैश्विक एवं राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके कारण व्यय का विश्लेषण करके जलवायु वित्त की कमी का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। साथ ही इससे जलवायु वित्त जुटाने वाले नवीन वित्तीय मॉडलों को अपनाने में भी सहायता मिलती है। जलवायु कार्रवाई में स्थानीय प्रशासन की भूमिका। विविध स्थानीय जलवायु कार्यवाही। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं के आधार पर अलग अलग होता है। इसलिए इनके समाधान के लिए स्थानीय उपाय अधिक प्रभावी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 में BMC ने शहरी बाढ़ से निपटने के लिए अपने पूंजीगत व्यय का लगभग 30% हिस्सा आवंटित किया। स्थानीय प्रशासन जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होने वाली चरम मौसमी घटनाओं जैसे कि भूस्खलन आदि से निपटने में अग्रणी भूमिका निभाता है। जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए स्थानीय पारंपरिक ज्ञान का सहारा लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए कुंडी जैसी जल प्रणालियां प्रचलित हैं। नोट: जलवायु वित्त के बारे में और अधिक जानकारी के लिए नवंबर 2024 मासिक समसामयिकी की आर्टिकल 5.3 देखें। 5.8.8 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट ने 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन GFV प्रायोरिटी एक्शंस फॉर गवर्नमेंट्स इन 2025 रिपोर्ट जारी की। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट FDA को 2015 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स NYDF प्रोग्रेस असेसमेंट के रूप में स्थापित किया गया था। FDA नागरिक समाज के नेतृत्व में संचालित एक पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य NYDF के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करना है। NYDF को 2014 में सरकारों, कंपनियों, देशज लोगों और गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन द्वारा अपनाया गया था। साथ ही 2014 के जलवायु शिखर सम्मेलन में इसका समर्थन किया गया था। NYDF स्वैच्छिक प्रकृति का है। इसके तहत 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत द्वारा अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया गया है। 2030 GFV के अंतर्गत 8 प्राथमिकता वाली कार्यवाहियां। 1. महत्वाकांक्षा एम्बिशन, राष्ट्रीय जलवायु एवं जैव विविधता योजनाओं और UNFCCC COP30 परिणामों में वन लक्ष्यों को एकीकृत करना। 2. व्यापार ट्रेड, कानूनी, निर्बाध, रूपांतरण और शून्य वननाश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी। 3. वित्त फाइनेंस, 2024 में अपनाए गए वन, कार्बन परिणाम आधारित भुगतान और क्रेडिट पर वन एवं जलवायु लीडर्स के वक्तव्य के अनुरूप वनों के संरक्षण के लिए वित्त पोषण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना। 4. अधिकार राइट्स, देशज लोगों, IPS और स्थानीय समुदायों LCS के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना। 5. पर्यवेक्षण सुपरविजन, सरकारों एवं वित्तीय पर्यवेक्षकों के आदेशों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय संस्थानों द्वारा वन संबंधी जोखिमों का पर्याप्त रूप से आकलन, प्रबंधन और शमन किया जाए। 6. सब्सिडी, वनों को नुकसान पहुंचाने वाली सब्सिडी को स्थायी खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन, जैव अर्थव्यवस्था में बदलाव और स्थायी वन प्रबंधन की दिशा में पुनर्निर्देशित करना। 7. गवर्नेंस,
भूमि उपयोग क्षेत्र में नीतियों को मजबूत करना तथा उन्हें राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ एकीकृत करना। ऋण डेट देशों के ऋण प्रबंधन में वनों की प्राकृतिक पूंजी के मूल्य को परिसंपत्तियों के रूप में शामिल करके बहुपक्षीय विकास वित्त में राजकोषीय लचीलापन बढ़ाना। 5.8.9 अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट एंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट ACC। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि उच्च कार्बन उत्सर्जन परिदृश्य की वजह से 2050 तक अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट लगभग 20% तक धीमा हो सकता है। अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट क्या है? ये पृथ्वी पर सबसे तेजी से प्रवाहित होने वाली और पवन चालित सबसे बड़ी महासागरीय धारा है। ये अंटार्कटिका के चारों ओर दक्षिणावर्त घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती है। यह प्रबल पछुआ पवनों वेस्टर्ली विंड्स द्वारा संचालित होती है। यह एकमात्र महासागरीय धारा है जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ये अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों के जल को जोड़ती। अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट का महत्व। यह एक शीत धारा कोल्ड करंट है। यह अवरोधक के रूप में कार्य करती हुई गर्म जल को अंटार्कटिका तक पहुंचने से रोकती है। यह महासागर द्वारा वायुमंडल से ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में बड़ी भूमिका निभाती है। यह अन्य महाद्वीपों से ब्लू केल्प, झींगा, मोलस्क जैसी आक्रामक प्रजातियों को अंटार्कटिका तक पहुंचने से रोकती है। अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट की गति कम होने के कारण महासागर की लवणता में परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका के आसपास हिमखंड आइस शेल्व्स तेजी से पिघल रहे हैं। इससे अंटार्कटिक बॉटम वाटर AABW कमजोर हो रहा है। अंटार्कटिक बॉटम वाटर वास्तव में सिंकिंग प्रोसेस है। इसका अर्थ है कि अधिक ठंडा होने की वजह से इस जल का घनत्व बढ़ जाता है और महासागर में अधिक गहराई में पहुंच जाता है। वहां से ये उत्तर की ओर प्रवाहित होता हुआ दक्षिणी, हिंद, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के सबसे गहरे भागों में पहुंच जाता है। इस तरह ये विश्व में महासागर के जल के परिसंचरण का एक महत्वपूर्ण घटक है और अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के परिसंचरण से भी जुड़ा हुआ है। पवन की दिशा और वेग में परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचने वाली पवनों की दिशा व वेग को बदल सकता है। पॉजिटिव फीडबैक लूप। समुद्री बर्फ में कमी से महासागर और अधिक सूर्य प्रकाश अवशोषित करने लगेगा। इससे महासागरीय जल और अधिक गर्म होने लगेगा और ताज़ा जल महासागरों में प्रवेश करने लगेगा। इससे अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट और अधिक कमजोर हो सकता है। अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के कमजोर होने के संभावित प्रभाव। जलवायु में अत्यधिक अस्थिरता बढ़ेगी। इससे कुछ क्षेत्रों में अधिक चरम मौसमी घटनाएं बढ़ सकती हैं। महासागरों की कार्बन अवशोषण क्षमता घटने से ग्लोबल वार्मिंग तेज हो सकती है। अन्य महाद्वीपों की आक्रामक प्रजातियों के अंटार्कटिका में प्रवेश से वहां के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ सकता है। अंटार्कटिक बॉटम वाटर AABW के कमजोर होने के कारण विश्व के महासागरीय धाराओं की परिसंचरण प्रणाली प्रभावित हो सकती है। 5.8.10 अंटार्कटिका में गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की गई। डीप सी इकोसिस्टम्स डिस्कवर्ड इन अंटार्कटिका। जॉर्ज VI आइस शेल्फ से हिमखंड के अलग होने के बाद अंटार्कटिका में समुद्र के गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खोज हुई। ये खोज चैलेंजर 150 पहल के तहत की गई है। इस पहल को महासागर दशक कार्रवाई 2021-2030 के हिस्से के रूप में यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग IOC से समर्थन प्राप्त है। इस खोज के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र 1300 मीटर मेसोपेलाजिक जोन या मध्य समुद्री क्षेत्र की गहराई पर बड़े कोरल और स्पंज के साथ साथ विविध जीवों से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। उदाहरण के लिए आइसफिश और जंबो स्क्विड। ये पारिस्थितिकी तंत्र सदियों से 150 मीटर मोटी बर्फ के नीचे अलग थलग अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। साथ ही ये समुद्री सतह से निचले हिस्सों की ओर जाने वाले सतही पोषक तत्वों से पूरी तरह कटे हुए थे जो गहरे समुद्र में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। खोजी गई नई प्रजातियां। जंबो सी स्पाइडर, ऑक्टोपस, जंबो फैंटम जेलीफिश, 1 मीटर तक के आकार वाली, फूलदान के आकार का स्पंज, संभवतः सैकड़ों वर्ष पुराना आदि। गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में परिभाषा। ये समुद्र में 200 मीटर से अधिक गहरे क्षेत्र या समुद्र तल होते हैं। यहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसे अंधकारमय अफोटिक क्षेत्र कहा जाता है। यह कुल समुद्री क्षेत्र का लगभग 90% हिस्सा है और इस प्रकार पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता से संबंधित प्रमुख विशेषताएं। अत्यधिक विशाल सागर नितल मैदान। ये प्रकाश रहित और पंख युक्त समुद्री नितल होते हैं। यहां मौजूद प्रजातियां जीवित रहने के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर रहती हैं। उदाहरण के लिए समुद्री खीरा।
समुद्री बर्फ, मरीन स्नो, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो समुद्री सतह से नितल की ओर गति करते हैं। ये गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए आहार के रूप में काम करते हैं तथा कार्बन अवशोषण में सहायता करते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट, ये समुद्र नितल पर मौजूद छिद्र या दरार होते हैं जिनसे गर्म व खनिज से समृद्ध पदार्थ निकलते रहते हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियां जीवित रहने के लिए रसायन संश्लेषक बैक्टीरिया पर निर्भर रहती हैं। उदाहरण के लिए ट्यूब वर्म और शेल क्रैब। वेल फॉल्स, जब वेल का मृत शरीर समुद्र की गहराई में डूबता है तो ये अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। वेल का मृत शरीर अपमार्जकों के लिए आहार बन जाता है। उदाहरण के लिए हैगफिश। 5.8.11 ओक्सोकुल ओक्यूकुल ओक्चोकुल ग्लेशियर। ये पहला ग्लेशियर है जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक रूप से मृत घोषित किया गया है। 2014 में आइसलैंड के ओक्यूकुल ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना कम हो गया था कि इसके आगे की ओर बढ़ने की गति रुक गई थी। ओक्सोकुल एक ज्वालामुखी के ऊपर बना ग्लेशियर था। ये आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक के उत्तर पश्चिम में ओकशील्ड ज्वालामुखी के क्रेटर के चारों ओर मौजूद था। अन्य ग्लेशियर जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है: एंडरसन ग्लेशियर, क्लार्क ग्लेशियर और लिसन ग्लेशियर, संयुक्त राज्य अमेरिका। अन्य ग्लेशियर जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है: बाउमन ग्लेशियर, न्यूजीलैंड; कार्लजेन ग्लेशियर, इटली; मार्शल सुर ग्लेशियर, अर्जेंटीना; पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर, वेनेजुएला; पिज़ोल ग्लेशियर, स्विट्जरलैंड; सारेज ग्लेशियर, म्यांमार और श्रीफेनर ग्लेशियर, जर्मनी। ग्लेशियरों हिमनद के बारे में। ग्लेशियर बर्फ और हिम का एक विशाल व बहुवर्षीय संचय होता है। ये अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीरे धीरे ढलान की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। ग्लेशियर सामान्यतः उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान हिमांक बिंदु के करीब होता है और शीत ऋतु में वर्षा से अधिक मात्रा में बर्फ गिरती है। इससे उनका पर्याप्त संचय होता रहता है। ग्लेशियरों का महत्व। जल भंडार। ग्लेशियरों में पृथ्वी के लगभग 3/4 ताजे जल का भंडारण मौजूद है। इस प्रकार ये ताजे जल के सबसे बड़े भंडार हैं। कृषि। ग्लेशियर कई क्षेत्रों में सिंचाई के स्रोत हैं। साथ ही ग्लेशियरों से पिघलने वाली नदियां कृषि के लिए भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। जैव विविधता। ग्लेशियरों के पिघलने से झीलों, नदियों और महासागरों में पोषक तत्व पहुंचते हैं। इससे फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में वृद्धि होती है जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार होते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने के प्रभाव। जल चक्र में व्यवधान। इससे ताजे जल की उपलब्धता और पारिस्थितिकी तंत्र व कृषि में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्राकृतिक आपदाएं। इससे हिमनदीय झीलों के तटबंध टूटने से आने वाली बाढ़, GLOF और हिमस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि। इससे तटीय क्षरण, पारिस्थितिकी तंत्र की हानि, जैव विविधता की हानि आदि हो सकती है। क्लाइमेट फीडबैक लूप। इससे पृथ्वी की सतह का एल्बिडो कम हो जाता है जिससे वैश्विक तापमान में और वृद्धि होने लगती है। ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और अन्य अंतर सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम आदि द्वारा वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। भारत में शुरू की गई पहलें। नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र, हिमांश, HIMANSH अनुसंधान केंद्र आदि। 5.8.12 नरवेल, नारवाल। हाल ही में नरवेल का पहली बार उनके टस्किंग बिहेवियर के लिए अध्ययन किया गया। नरवेल के बारे में। नरवेल का एक लंबा टस्क होता है जो वास्तव में दांत होता है। नर में टस्क होता है जबकि आमतौर पर मादा के पास टस्क नहीं होता। हालांकि ये आम लक्षण नहीं है। कुछ मादाओं में छोटा टस्क देखा गया है, वहीं कुछ नर में टस्क नहीं होता है। कुछ नरवेल में 2-2 टस्क रिकॉर्ड किए गए हैं। टस्क का उपयोग जल में लवणता और तापमान का पता लगाने में सहायक होता है, शिकार करने और पर्यावरण में बदलाव के अनुसार ढलने में मदद करता है। वैज्ञानिक नाम मोनोडोन मोनोसेरोस। इसका अर्थ है एक टस्क और एक सींग वाली वेल। पर्यावास क्षेत्र कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रूस से फैला आर्कटिक जल। IUCN रेड लिस्ट स्थिति लिस्ट कंसर्न। जीवनकाल मादा लगभग 100 वर्ष जीवित रह सकती है जबकि नर लगभग 84 वर्ष तक जीवित रह सकता है। प्रजनन गर्भकाल लगभग 13 से 16 महीने। 5.8.13 ब्लू फ्लैग।
ऋषिकोंडा बीच ने फिर से ब्लू फ्लैग टैग हासिल किया। ज्ञातव्य है कि खराब रखरखाव के कारण ऋषिकोंडा से ये टैग वापस ले लिया गया था। विशाखापत्तनम का ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का एकमात्र ब्लू फ्लैग बीच है। ये भारत के 13 ब्लू फ्लैग बीचों में शामिल है। ब्लू फ्लैग टैग के बारे में किसे दिया जाता है? इसे समुद्र तटों, मरीनों, नावों के लिए मनोरंजन गतिविधियों हेतु जल क्षेत्र और संधारणीय नौका विहार पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग मानक होते हैं। कौन देता है? डेनमार्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। कैसे मिलता है? ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त करने हेतु कठोर पर्यावरणीय, शैक्षिक सुरक्षा और अभिगम्यता मानदंडों की एक श्रृंखला को पूर्ण करना तथा बनाए रखना आवश्यक है। स्मार्ट क्विज। विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ऑफलाइन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पर्यावरण से संबंधित स्मार्ट क्विज का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। 6. सामाजिक मुद्दे सोशल इश्यूज। 6.1 सिनेमा और समाज सिनेमा एंड सोसाइटी। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मीडिया में वायलेंट कंटेंट, हिंसा फैलाने वाले कंटेंट का समाज पर प्रभाव गहरा हो सकता है, परंतु इससे निपटने के लिए उठाए गए किसी भी कदम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सिनेमा के बारे में। सिनेमा जनसंचार का एक लोकप्रिय माध्यम है जिसे सातवीं कला, सेवंथ आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह कला का सबसे नया रूप है जो प्राचीन कलाओं के अलग अलग रूपों को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। कला के अन्य 6 रूप हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्यकला, साहित्य, संगीत और नृत्य कला। सिनेमा का उद्भव 19वीं सदी के अंत में हुआ था। कला का यह नया रूप नाट्य को प्रस्तुत करने और भावनाओं को जगाने वाले सबसे प्रभावशाली माध्यमों में से एक बन गया। विविध कलात्मक और सांस्कृतिक तत्वों के मिश्रण से भारतीय सिनेमा ने एक अनूठे संप्रेषण माध्यम का रूप ले लिया जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह की धारणाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। भारतीय सिनेमा का विकास 1950 के दशक से 2025 तक भारतीय सिनेमा राष्ट्रवाद की लहर से उत्पन्न हुआ है। ये पारंपरिक मानदंडों और सामाजिक यथार्थवाद को दर्शाता है तथा लैंगिक समानता, जातिगत भेदभाव और LGBTQ जोड़ के अधिकार जैसे समकालीन मुद्दों को भी उठाता रहा है। 1950-60 का दशक। सामाजिक यथार्थवाद और राष्ट्रवाद। राष्ट्रीयता, हकीकत जैसी फिल्मों ने भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के वास्तविक जीवन के अनुभवों को दर्शाया, जिससे जनमन में सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान बढ़ा। सामाजिक यथार्थवाद। 2 बीघा जमीन ने किसानों की दुर्दशा को दिखाया, जबकि सत्यजीत रे की पथिर पांचाली में बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के कठिन जीवन को दर्शाया गया। दहेज और देवी जैसी फिल्मों में महिलाओं को अक्सर समर्पित और आज्ञाकारी रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने परिवार की भलाई के लिए अपनी व्यक्तिगत खुशी का बलिदान देती हैं। 1970 का दशक। एंग्री यंग मैन और सामाजिक अशांति, आपातकाल। सामाजिक अन्याय। मृणाल सेन की कलकत्ता 71 फिल्म नक्सल प्रभावित बंगाल की उथल-पुथल को दर्शाती है। समानांतर सिनेमा और सामाजिक व्यंग्य। मंथन और स्पर्श जैसी फिल्मों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के संघर्ष, ग्रामीण जीवन और जटिल मानवीय रिश्तों जैसे मुद्दों को रेखांकित किया। 1990 का दशक। व्यावसायिक सिनेमा और सांस्कृतिक बदलाव। वैश्वीकरण, भौतिकवाद और व्यक्तिगत पहचान। इस दशक में फिल्मों में धन, व्यक्तिवाद और खुशहाली केंद्रीय विषय बन गए। मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में महिलाओं की भूमिकाओं में बदलाव को भी दर्शाया गया। पितृसत्तावाद और सुधार। अस्तित्व जैसी फिल्मों ने पुरुष वर्चस्ववाद, विवाहेतर संबंध तथा पति पत्नी संबंधों में दुराचार की आलोचना की और विवाह संबंध के बाहर महिला की स्वतंत्रता को खोजने का प्रयास किया। रिश्ते और व्यक्तिवाद। द डेथ ऑफ गॉड, मलयालम, 1997 फिल्म शेक्सपियर के ओथेलो का रूपांतरण थी। इसी तरह मृणाल सेन की अंतरीन फिल्म भी उन्हीं विषयों को दर्शाती थी। 2000 के दशक की शुरुआत। यथार्थवाद और सामाजिक आलोचना। यथार्थवाद। चांदनी बार और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्मों ने शोषण, वेश्यावृत्ति और हिंसा सहित मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कठोर वास्तविकताओं को उजागर किया। वैश्वीकरण और पहचान। द नेमसेक ने प्रवास, दूसरी संस्कृतियों को आत्मसात करने और बदलती दुनिया में पीढ़ीगत विभाजन को दर्शाया। सामाजिक मुद्दे। पिंक जैसी फिल्मों और मलयालम फिल्म जय 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 हे ने महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक पूर्वाग्रहों को रेखांकित किया तथा सामाजिक मानदंडों से उनकी स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किया। LGBTQ जोड़ प्रतिनिधित्व। कपूर एंड सन्स और बधाई दो जैसी फिल्मों ने LGBTQ जोड़ समुदाय के मुद्दों को दर्शाया, उनकी सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा दिया और उनसे जुड़े सामाजिक कलंक को चुनौती दी। 2020 के बाद OTT सिनेमा और क्षेत्रीय सिनेमा। क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में
जो पारंपरिक रूप से मल्टीप्लेक्स में जगह पाने के लिए संघर्ष करती रही हैं, उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उचित पहचान मिली है। ओटीटी के विषय वस्तु केंद्रित दृष्टिकोण ने विशेष रूप से मजबूत कहानी वाली और कम बजट की क्षेत्रीय फिल्मों की मदद की है। उदाहरण के लिए, द ग्रेट इंडियन किचन मलयालम ने अपनी मजबूत नारीवादी कथा के लिए देश भर का ध्यान आकर्षित किया, जबकि कोर्ट और सेराट मराठी को व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्में समाज को किस प्रकार दिशा दिखाती हैं? भारतीय समाज पर सिनेमा का सकारात्मक प्रभाव। भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान दिलाने में भारतीय सिनेमा की अंतर्राष्ट्रीय सफलता, जैसे आरआरआर का ऑस्कर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जीतना, राष्ट्रीय गौरव बढ़ाती है और वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति और क्रिएटिविटी को प्रदर्शित करती है। सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब। देवदास जैसी फिल्मों में लखनऊ की नवाबी संस्कृति, पद्मावत में राजस्थानी संस्कृति और विभिन्न फिल्मों में भारतीय विविध परंपराओं को दिखाया गया है। विकसित होते पारिवारिक मूल्यों का प्रतिबिंब। भारतीय सिनेमा ने पहले पारिवारिक मूल्यों को सामाजिक मानदंडों और पश्चिमी प्रभाव के संदर्भ में दिखाया। समय के साथ फिल्मों में आधुनिक संबंधों के मुद्दे सामने आए। 2000 के दशक के बाद एकल परिवारों की समकालीन समस्याओं पर ध्यान दिया गया। इसके उदाहरण हैं कभी अलविदा न कहना में विवाहेतर संबंधों और लाइफ के दूसरे मौके जैसे मुद्दों को दिखाया गया। बधाई हो में मां के गर्भधारण और उसके परिवार के भावनात्मक संघर्ष को दिखाया गया, जिसमें पीढ़ियों के बीच अंतर और भावनात्मक अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया। महिला सशक्तिकरण। बंगाली फिल्म दुर्गा सहाय में महिला नायिका सामाजिक सीमाओं और पूर्वाग्रहों के खिलाफ जाती है और अंततः देवी दुर्गा का प्रतीक बन जाती है। शिक्षा के प्रति जागरूकता। नील बटे सन्नाटा में एक हाउसमेड की स्कूल जाने की यात्रा को दर्शाया गया है, जो अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है। यह फिल्म शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करती है। सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम। जागरूकता बढ़ाना। पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस जैसी फिल्मों ने दर्शकों को प्रोजेरिया और डिस्लेक्सिया जैसे विकारों के बारे में शिक्षित किया। सामाजिक सोच में बदलाव लाना। फायर और अलीगढ़ जैसी फिल्मों ने एलजीबीटीक्यू जोड़ समुदाय के अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाओं को जन्म दिया। आर्टिकल 15 और बाला जैसी फिल्मों ने समाज में व्याप्त मान्यताओं को चुनौती दी। राष्ट्रवादी सोच का निर्माण। तमिल सिनेमा मुथु अन्नामलाई के राजनीतिक प्रभाव से लेकर हिंदी सिनेमा की देशभक्ति आधारित फिल्मों स्वदेश ने राष्ट्रीय घटनाओं पर जनमत को प्रभावित किया। भारतीय समाज पर सिनेमा का नकारात्मक प्रभाव। लैंगिक रूढ़िवादिता और मर्दानगी वाली पितृसत्तात्मक सोच। महिलाओं को अभी भी अक्सर ऑब्जेक्ट जैसे आइटम सॉन्ग के रूप में दिखाया जाता है और हम तुम्हारे हैं सनम पुंगा जैसी फिल्मों में घरेलू हिंसा को सामान्य जीवन का हिस्सा बनाया गया। इसके अतिरिक्त कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्मों ने आक्रामकता और पुरुष के अनुचित व्यवहार का महिमा मंडन किया। अवास्तविक शारीरिक मानकों को बढ़ावा देना। सिनेमा अक्सर इस विचार को बढ़ावा देता है कि गोरी त्वचा श्रेष्ठ होती है, इसलिए अक्सर गोरी चमड़ी वाले अभिनेताओं को मुख्य भूमिकाओं में लिया जाता है। यह बॉडी शेमिंग को भी बढ़ावा देता है, जहां बहुत पतले और अधिक वजन वाले व्यक्तियों का उपहास किया जाता है। पारंपरिक परिवार संस्था पर प्रश्नचिन्ह। सिनेमा में प्रेम विवाह और लिव इन रिलेशन जैसे विषयों को स्वीकार करते हुए पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को चुनौती दी जा रही है, जैसा कि ओके जानू जैसी फिल्मों में दर्शाया गया है। सांस्कृतिक प्राथमिकताओं में बदलाव। पश्चिमी नृत्य शैलियों जैसे हिप हॉप और जैज़ और संगीत जैसे रैप पर सिनेमा के बढ़ते फोकस ने युवाओं की पसंद को प्रभावित किया है। ये संस्कृतियां कभी कभी भरतनाट्यम और कथक जैसी पारंपरिक भारतीय कलाओं पर हावी हो जाती हैं। कमजोर समुदायों की संवेदनहीन प्रस्तुति। भारतीय सिनेमा अक्सर एलजीबीटीक्यू जोड़ व्यक्ति, दिव्यांगजन जैसे कमजोर समुदायों को बड़ी असंवेदनशीलता के साथ दर्शाता है और उन्हें स्टीरियोटाइप या हास्य का माध्यम बना देता है। दोस्ताना जैसी फिल्में समलैंगिकता का मजाक उड़ाती हैं, जबकि गोलमाल फिल्म मूक और दृष्टिहीनता का मजाक उड़ाती है। मादक पदार्थों के उपयोग का महिमा मंडन। देव डी जैसी फिल्में अक्सर मादक पदार्थों के सेवन को तनाव से निपटने के तरीके के रूप में दिखाती हैं, जिससे किशोरों में इसे सामान्य जीवनशैली का हिस्सा मानने की प्रवृत्ति बढ़ती है। समाज में विभाजन को बढ़ावा देना। दुष्प्रचार वाली फिल्में तेजी से किसी खास राजनीतिक विचारधाराओं को बढ़ावा दे रही हैं, भावनाओं को भड़का रही हैं और दुश्मनी को बढ़ाने के लिए पुराने मुद्दों को हवा दे रही हैं, जिससे सामाजिक विभाजन और गहरा हो रहा है। सिनेमा में कंटेंट की निगरानी पर नियम और कानून। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 अश्लील कृत्यों को अपराध घोषित करती है और इसके लिए जुर्माना और जेल का प्रावधान करती है। स्त्री अश्लील रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 यह कानून प्रकाशनों, विज्ञापनों और मीडिया में महिलाओं के अश्लील रूप में चित्रण पर रोक लगाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 ये सुनिश्चित करता है कि प्रसारित कार्यक्रम सामाजिक मर्यादा के मानकों के अनुरूप हों तथा इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है।
सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 ये फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित करना अनिवार्य करता है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI यह एक स्वनियामक संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि विज्ञापन सार्वजनिक मर्यादा के मानकों का पालन करें। निष्कर्ष: सिनेमा समाज का एक शक्तिशाली दर्पण है जो हमारे मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही ये हमारी पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती भी देता है और हमारे सोचने और महसूस करने के तरीकों को दिशा देता है। सिनेमा को सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त माध्यम के रूप में विकसित होना चाहिए जो समावेशिता, विविधता और संवेदनशीलता को बढ़ावा दे, साथ ही जनभावनाओं का सम्मान करते हुए संवैधानिक और सामाजिक नैतिकता का पालन करे। 6.2 सोशल मीडिया और किशोर, सोशल मीडिया एंड एडोलेसेंस। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज एडोलेसेंस ने वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन कट्टरपंथ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किशोरों की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। ये उन ज्वलंत मुद्दों को उजागर करती है जिनका सामना वे इंटरनेट के अनियंत्रित प्रभाव और उससे उत्पन्न सामाजिक परिणामों से जूझते हुए कर रहे हैं। अन्य संबंधित तथ्य: यूनाइटेड किंगडम अपने स्कूलों में इस वेब सीरीज को दिखाने की योजना बना रहा है, जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए दिशा निर्देश भी शामिल होंगे। 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी संबंधी मुद्दों के हवाले देते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया और इन नियमों के पालन की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी। अलग अलग हितधारक किशोर किशोरियों के व्यक्तित्व निर्माण में कैसे भूमिका निभाते हैं। साथी मूल्य निर्माण, वैल्यू फॉर्मेशन। साथी समूह यह निर्धारित करते हैं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। साथ ही वे चर्चा के माध्यम से विश्वास निर्माण में मदद करते हैं। व्यवहारिक मॉडलिंग। किशोर अक्सर अपने साथियों के अच्छे व्यवहारों को अपनाते हैं। साथियों के दबाव का नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, जैसे स्कूलों में किसी को परेशान करना, साइबर बुलिंग और हिंसा। सामाजिक परिवार, माता पिता। प्राथमिक समाजीकरण। परिवार और माता पिता बच्चों को शुरुआती जरूरी बातें सिखाते हैं। समाज, सांस्कृतिक अपेक्षा और सामुदायिक मूल्य। किशोरों के व्यवहार को दिशा देने में समाज की सांस्कृतिक अपेक्षाएं और सामुदायिक मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किशोरों को स्वीकार्य सामाजिक भूमिकाओं में ढलने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संस्थागत इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। समाजीकरण। सोशल मीडिया किशोरों को विभिन्न व्यक्तियों से परिचित कराता है, जिससे उनके दृष्टिकोण और व्यक्तित्व का विकास होता है। पहचान का निर्माण। किशोर अपनी डिजिटल पहचान बना सकते हैं, दूसरों की राय की आलोचना कर सकते हैं और रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। विद्यालय, शैक्षिक संस्थान। द्वितीयक समाजीकरण। विद्यालयों में अकादमिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षक और सहपाठियों के बीच बातचीत के माध्यम से मूल्य आधारित शिक्षा भी दी जाती है। सरकार, नीति निर्माण। सरकार की नीतियां, विशेष रूप से शिक्षा नीति, किशोरों के विकास की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऑनलाइन स्पेस / सोशल मीडिया का किशोरों पर हानिकारक प्रभाव। नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग। अविनियमित कंटेंट के संपर्क में आने से किशोरों के व्यक्तित्व, विकास और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अश्लील कंटेंट व महिलाओं के प्रति नफरत फैलाने वाले कंटेंट लोगों में गुस्सा और नफरत को बढ़ावा देते हैं। अच्छे दिखने के स्टैंडर्ड वाले कंटेंट से किशोरों में खुद को छोटा समझने का भाव उत्पन्न हो सकता है, आदि। ऑनलाइन कट्टरपंथ। सोशल मीडिया एल्गोरिदम एक इको चैम्बर सृजित करता है, यानी एक ऐसे समुदाय का निर्माण करता है जो किसी खास विचारधारा को ही पूर्ण सत्य मान लेता है। उदाहरण के लिए, मैनोस्फीयर से जुड़े चैट फोरम जो नारीवादी विचारधारा के जवाब में महिलाओं के प्रति नफरत और पुरुषवादी सोच को उचित ठहराते हैं। सोशल मीडिया लत और अलगाव। ऑनलाइन माध्यमों में लंबे समय तक चिपके रहने से बच्चे अपने माता पिता और साथियों के साथ वास्तविक दुनिया के संबंधों से कट जाते हैं, जिससे सामाजिक संपर्क कम होता है और अलगाव बढ़ता है। साथ ही वे ऑनलाइन माध्यमों से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के प्रभाव में आ जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का जन्म। किशोर, जो पहचान बनाने के बदलाव वाली उम्र से गुजर रहे होते हैं, उन्हें चिंता, अवसाद और अपने लुक्स या बॉडी इमेज को लेकर चिंतित होना जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मॉडल पर्सनैलिटी के साथ खुद की तुलना, पीछे छूट जाने का डर तथा खुद को लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने का व्यवहार, जैसे अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स की संख्या को ही वास्तविक वैल्यू समझना। सहानुभूति की कमी और साइबर बुलिंग।
ऑनलाइन स्पेस के अधिकांश इंटरेक्शन में सहानुभूति की कमी देखने को मिलती है, जो ट्रोलिंग, अभद्र टिप्पणियों और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले संवेदनहीन कंटेंट पोस्ट करने में दिखती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में बॉयज लॉकर रूम की घटना 2020, जिसमें स्कूली लड़कों के एक ग्रुप में आपत्तिजनक इमेजेस साझा किए गए थे। किशोरों पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को रोकने में चुनौतियां। अप्रासंगिक हो रही नीतियां। डिजिटल क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव नीतियों में सुधार की गति से कहीं आगे निकल गए हैं। इस बदलाव के साथ तेजी से ढलना माता पिता और सामाजिक संस्थानों जैसे स्कूल के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। डिजिटल साक्षरता का अभाव। किशोरों के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक स्वतंत्र एजेंसी के समान है, लेकिन डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण वे अच्छे बुरे कंटेंट में अंतर नहीं कर पाते हैं और बिना पूरी जानकारी के अपनी सहमति कंसेंट दे देते हैं। कंटेंट मॉडरेशन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नियम कानून के दायरे में लाना विवादास्पद बना हुआ है, मुख्य रूप से इस तर्क के कारण कि इस तरह का नियंत्रण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर करता है। सूचना की प्राप्ति, आत्म अभिव्यक्ति के लिए प्लेटफॉर्म तथा समान पहचान और समान रुचियों वाले व्यक्तियों को आपस में जोड़ने में इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। बच्चों को इस खतरे सोशल मीडिया से दूर रखना अव्यावहारिक उपाय होगा और लंबे समय तक ये उपाय अधिक प्रभावी नहीं होगा। कंटेंट मॉडरेशन में खामियां। किसी कंटेंट को बच्चों के लिए प्रतिबंधित करने से भी कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे डार्क वेब, पायरेसी आदि के जरिए इस कंटेंट तक पहुंच सकते हैं। अलग अलग पीढ़ियों के बीच डिजिटल डिवाइड। किशोर डिजिटल तकनीकों के संपर्क में होने के कारण नई तकनीकों को जल्दी अपना लेते हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी उनका विरोध कर सकती है या उन्हें गलत समझ सकती है। उदाहरण के लिए भारतीय अभिभावक इमोजी या मीम्स को गलत समझते हैं। सांस्कृतिक द्विविधाएं तब उत्पन्न होती हैं जब युवाजन विविध वैश्विक मूल्यों को अपना लेते हैं जो पारंपरिक भारतीय पारिवारिक मानदंडों से मेल नहीं खाते। अवेयरनेस की कमी। माता पिता में, स्कूलों और समाज में सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी है। उदाहरण के लिए स्लैंग टर्मिनोलॉजी और इमोजी के बदलते अर्थों के माध्यम से बदलते प्रतीकात्मक इंटरैक्शन। आगे की राह। किशोरों में डिजिटल सिटीजनशिप को बढ़ावा देना। डिजिटल सिटीजनशिप में कानूनी एवं सुरक्षित रूप से सम्मानजनक और जिम्मेदार तरीके से इंटरनेट का उपयोग करना शामिल होता है। डिजिटल एथिक्स ऑफ केयर। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना, डिजिटल एम्पैथी, डिजिटल माध्यमों में दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना, डिजिटल केयर और डिजिटल सेटिंग्स में सम्मानजनक संवाद करना, डिजिटल रिस्पेक्ट शामिल है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। हमें बच्चों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने और उन्हें निष्क्रिय उपभोक्ता से सोच समझ वाले सक्रिय यूजर बनाने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। माता पिता की देखरेख। माता पिता को खुले संवाद को बढ़ावा देने तथा सामाजिक अलगाव और अकेलेपन को रोकने के लिए बेहतर भावनात्मक मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। स्कूल के माहौल में सुधार। स्कूलों को बेहतर एंटी बुलिंग कार्यक्रम लागू करने चाहिए, सलाह सहायता प्रदान करनी चाहिए, माता पिता के साथ सहयोग करना चाहिए तथा किशोरों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और उनसे निपटने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की तरह रिलेशंस, सेक्स और हेल्थ एजुकेशन RSHE को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। नीतिगत सुधार। एक बहुआयामी अप्रोच अपनाते हुए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि बच्चों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी हितधारकों जैसे पुलिस, स्कूल, सोशल मीडिया कंपनियों, अभिभावकों और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। शिक्षा नीतियों, किशोर न्याय कानूनों और डेटा सुरक्षा कानूनों में भी किशोरों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखना आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी, टेक कंपनियों की जवाबदेही। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बजाय हमें टेक कंपनियों को ऐसे प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए सुरक्षित और उनके अनुकूल बनाने के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। 6.3 पारिवारिक संस्था में बदलाव, चेंजिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पारिवारिक मूल्य क्षीण हो रहे हैं क्योंकि माता पिता और बच्चे संपत्ति और भरण पोषण के मामलों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी कर रहे हैं। इससे देश एक व्यक्ति, एक परिवार मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के विपरीत है। अन्य संबंधित तथ्य। संतोष देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बुजुर्ग माता पिता को भरण पोषण प्रदान करने की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिनियम बच्चों को उनके घर से बेदखल करने की स्पष्ट अनुमति नहीं देता। भारत में बदलती परिवार संस्था। आधार, पारंपरिक परिवार, नई प्रवृत्तियां। संरचना, संयुक्त परिवार प्रणाली जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन आदि सहित कई पीढ़ियां एक ही घर में रहकर साथ रहती थीं।
मुख्यतः एकल परिवार, जिसमें अक्सर केवल माता पिता और गैर वयस्क बच्चे ही शामिल होते हैं। निर्णय लेना। पितृसत्तात्मक पदानुक्रम, जिसमें निर्णय सामूहिक रूप से या बुजुर्गों द्वारा लिए जाते थे। अब अधिक समानतावादी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, जहां पुरुष और महिलाएं मिलकर निर्णय लेते हैं। विवाह प्रणालियां। बुजुर्गों द्वारा तय की जाने वाली पारंपरिक विवाह प्रणाली, वंश और पारिवारिक एकता पर बल। प्रेम विवाह, लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक संबंधों जैसे गैर पारंपरिक संबंधों की स्वीकार्यता बढ़ी है। जीवन मूल्य। सामूहिकता पर बल, परिवार की भलाई, एकता, परस्पर निर्भरता। गोपनीयता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आकांक्षाओं पर ध्यान, व्यक्तिवादिता में वृद्धि। भारतीय परिवार संस्था में बदलाव के कारक। आर्थिक कारक, शहरीकरण, श्रम बाजार की बढ़ती मांग, शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन की उच्च लागत, दोहरी आय वाले परिवार आदि। लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन, महिलाओं की शिक्षा और औपचारिक रोजगार तक बेहतर पहुंच ने पारंपरिक पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती दी है। पाश्चात्य प्रभाव, व्यक्तिवादी मूल्यों की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण अब लोग छोटे और निजता प्रधान परिवारों को अधिक महत्व देने लगे हैं। वैश्वीकरण, मीडिया और वैश्विक संपर्क के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ाव ने पारिवारिक संस्थाओं और मूल्यों के नए विकल्प सामने रखे हैं। उदाहरण के तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs की कार्य संस्कृति छोटे और लचीले पारिवारिक ढांचे को बढ़ावा देती है। तकनीक की भूमिका। स्काइप, व्हाट्सएप जैसे आधुनिक संचार माध्यमों ने दूर रहते हुए भी संपर्क बनाए रखने में मदद की है, लेकिन आमने सामने बातचीत की कमी ने पारिवारिक संबंधों की गहराई और भावनात्मक निकटता को धीरे धीरे प्रभावित किया है। पारिवारिक संस्था में बदलाव के प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। सक्रिय पालन पोषण, पिता अब बच्चों के पालन पोषण में पहले की तुलना में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। देखभाल, पारंपरिक रूप से केवल माताओं की भूमिका तक सीमित नहीं रहकर संवादात्मक और दैनिक देखभाल में भी योगदान दे रहे हैं। माता पिता और बच्चों के बीच मजबूत बंधन। एकल परिवारों में बच्चों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर विशेष ध्यान देने से माता पिता और बच्चों के बीच गहरे भावनात्मक बंधन बनते हैं। इससे खुला संवाद और आपसी विश्वास भी बढ़ता है। पारिवारिक संघर्ष में कमी। एकल परिवार में रहने से अंतरपीढ़ीगत नियंत्रण या संपत्ति से संबंधित विवाद कम हो सकते हैं। अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं को स्वतंत्र तरीके से जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। नकारात्मक प्रभाव। अंतरपीढ़ीगत संघर्ष, माता पिता और बच्चों के बीच जीवन मूल्यों और जीवन शैली में अंतर, जिसे तकनीकी प्रगति और बदलते सामाजिक परिवेश और गहरा कर देते हैं, अक्सर आपसी गलतफहमियों एवं टकराव का कारण बन जाते हैं। पारिवारिक मूल्यों का क्षरण। व्यक्तिवाद एवं उपभोक्तावाद के जोर दिए जाने के कारण एकल परिवारों में पले बढ़े बच्चों के प्रति सम्मान, सामाजिकता और सामाजिक मानदंडों जैसे मूल्यों को सीखने से वंचित हो जाते हैं, जो पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवारों में सिखाए जाते थे। अकेलापन। बच्चों में छोटे परिवारों में भाई बहनों या चचेरे भाई बहनों की अनुपस्थिति से अकेलेपन की भावना पैदा हो सकती है, जिसका असर बच्चे के कल्याण पर पड़ता है। माता पिता में इसी प्रकार वृद्धावस्था में रोजगार के कारण माता पिता में शारीरिक असुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और सामाजिक रूप से हाशिए पर जाने की समस्या हो सकती है। सामाजिक बुनियादी ढांचे पर दबाव, संस्थागत तरीके से बुजुर्ग देखभाल, बाल देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहायता की अधिक मांग। आगे की राह। समुदाय आधारित समर्थन प्रणालियों को मजबूत करना। पड़ोस आधारित बेहतर बुजुर्ग देखभाल सेवाएं, बाल देखभाल केंद्र, क्रैच और मानसिक कल्याण केंद्र स्थापित करना। स्थानीय सामाजिक पूंजी को बढ़ावा देने के लिए RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पंचायतों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, केरल का कुडुम्बश्री नेटवर्क समुदाय आधारित सेवाओं और देखभाल अर्थव्यवस्था को एकीकृत करता है, विशेष रूप से बुजुर्गों और महिलाओं के लिए। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता। पारिवारिक सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में मूल्य संबंधी शिक्षा और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को शामिल किया जाना चाहिए। शहरी नियोजन के माध्यम से बहुपीढ़ीगत जीवन को बढ़ावा देना। ऐसी आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना जो बहुपीढ़ीगत परिवारों के लिए अनुकूल आवास सुविधाएं प्रदान करती हों। फैमिली की अवधारणा को पुनः परिभाषित करना। राज्यों की नीतियों और शासन संस्थानों में पारंपरिक परिवार की परिभाषाओं, संयुक्त एकल से आगे बढ़कर एकल माता पिता वाले परिवारों, अकेले रहने वाले बुजुर्गों आदि को भी समाहित और समायोजित करने की आवश्यकता है। इससे विभिन्न प्रकार के परिवारों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में मदद मिल सकती है। नीतिगत हस्तक्षेप। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चे यदि अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करते हैं तो उन्हें कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और उपेक्षा या दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध कर सकें।
6.4 महिलाओं के नेतृत्व में विकास, विमेन लेड डेवलपमेंट। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 30वीं वर्षगांठ पर विश्व भर की सरकारों ने महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर एक घोषणा पत्र अपनाया। यह घोषणा पत्र महिलाओं के नेतृत्व में विकास के सिद्धांत की पुष्टि करता है। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (BPFA) के बारे में। इसे मूल रूप से 1995 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। इसमें बिना किसी अपवाद के हर महिला और लड़की के लिए सभी प्रकार के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बनाए रखने पर जोर दिया गया था। इसकी 30वीं वर्षगांठ पर बीजिंग जोड़ 30 एक्शन एजेंडा जारी किया गया, जिसमें निम्नलिखित 6 प्रमुख प्राथमिकताएं शामिल थीं। डिजिटल क्रांति, नए कौशल की प्राप्ति, महिलाओं के मामलों में डिजिटल डिवाइड को दूर करना आदि। गरीबी से मुक्ति, सामाजिक सुरक्षा तथा बेहतर सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और केयर प्रदान करना। हिंसा की समाप्ति, समुदाय आधारित संगठनों को शामिल करते हुए व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजनाएं अपनाना। निर्णय प्रक्रिया में पूर्ण और समान शक्ति, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में। शांति और सुरक्षा, महिलाओं को विशेष ध्यान रखने वाली मानवीय कार्रवाइयों को बढ़ावा देना। क्लाइमेट जस्टिस, आदिवासी समुदायों की महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देना। ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देना आदि। महिलाओं का विकास बनाम महिलाओं के नेतृत्व में विकास। महिलाओं का विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, इसमें महिलाओं की सहायता के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। हालांकि इन योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती। यह एक ऐसे परिवर्तन को दर्शाता है जिसमें महिलाओं को न केवल लाभार्थी के रूप में देखा जाता है, बल्कि विकास प्रक्रिया के लीडर, नीति निर्माता और इनोवेटर के रूप में भी देखा जाता है। उदाहरण के लिए मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, बालिका शिक्षा परियोजनाएं, शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए कोटा आदि। उदाहरण के लिए स्थानीय शासन में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी, कॉरपोरेट जगत में उनका नेतृत्व आदि। इसके तहत महिलाओं को विकास कार्यक्रमों के केवल लाभार्थी के रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि महिलाओं के पास अक्सर समुदाय की ज़रूरतों को समझने की विशिष्ट अंतर्दृष्टि होती है और वे अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर इनोवेटिव समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं। निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी के टॉप डाउन अप्रोच में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी का अभाव होता है। निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बॉटम अप अप्रोच को अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए स्वयं सहायता समूह, SHG आंदोलन। महिलाओं के नेतृत्व में विकास समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति के रूप में महिलाओं को केवल कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में देखने की सोच से आगे बढ़कर उन्हें सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। लैंगिक समानता, यह पीढ़ियों तक चली आ रही असमानताओं का समाधान करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, भारत 146 देशों में 129वें स्थान पर। यह लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने और लैंगिक असमानता को जारी रखने वाले सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने की दिशा में कार्य करता है।
आर्थिक सशक्तिकरण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के अनुसार भारत की आबादी में 48% हिस्सेदारी महिलाओं की है, फिर भी वे जीडीपी में केवल 18% का योगदान करती हैं। रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश की जीडीपी में 30% तक की वृद्धि हो सकती है। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, महिलाओं के नेतृत्व वाली पहले गांवों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना माइनस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ने 8.01 करोड़ गरीब और वंचित समुदायों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया, जिससे उनकी घरेलू आय में 22% की वृद्धि हुई। समावेशी विकास, ये महिलाओं की क्षमता को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति के सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने में मदद करता है। संरक्षण क्षमता, जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी नीतियों में महिलाओं को सशक्त बनाने से समुदाय को जलवायु चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है और उन्हें बदलते पर्यावरण के अनुसार ढाला जा सकता है। डेवलपमेंट सोसाइटी लगभग 5000 दलित और आदिवासी महिला लघु किसानों के साथ मिलकर संधारणीय कृषि पद्धतियों के माध्यम से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को उर्वर बना रही है। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की राह में मुख्य चुनौतियां: पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड, गहरी जड़ें जमा चुके पितृसत्तात्मक मानदंड महिलाओं के निर्णय लेने के अधिकारों को सीमित करते हैं और लैंगिक असमानता को जारी रखते हैं। NFHS 5 2019-21 के अनुसार केवल 3% महिलाएं ही स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों का अधिक बोझ उठाना पड़ता है। शिक्षा, वैश्विक स्तर पर महिलाओं की औसत साक्षरता दर 79.9% है, जबकि भारत इस मामले में काफी पीछे 62.3% है। कार्यस्थल पर भेदभाव, महिलाओं को ग्लास सीलिंग प्रभाव के कारण उत्पीड़न, असमान वेतन और करियर के सीमित विकास जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विश्व आर्थिक मंच WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 20% कम वेतन प्राप्त होता है। लैंगिक डिजिटल डिवाइड, भारत में केवल 15% महिलाओं की ही इंटरनेट तक पहुंच है। मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। बाल विवाह और मातृत्व की जिम्मेदारी, कम उम्र में शादी और बच्चे पैदा करने के दबाव से महिलाओं की शिक्षा और करियर की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। NFHS 5 के अनुसार 20-24 वर्ष के आयु वर्ग की 23% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गई थी। महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ती हिंसा महिलाओं की आवाजाही और स्वतंत्रता को सीमित करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.5 लाख मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक पहलें, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW 1979। यह कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र महिलाओं की स्थिति पर आयोग के सहयोग से अपनाया गया। ये आयोग महिलाओं की स्थिति की निगरानी और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1946 में स्थापित किया गया था। UN Women, इसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यह संस्था लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ये सभी राष्ट्रों, सभी नस्लीय समूहों, सभी भाषाओं, सभी संस्कृतियों तथा सभी प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की महिलाओं की उपलब्धियों को मनाता है। 2025 की थीम, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। निष्कर्ष, विकास प्रक्रिया में महिलाओं को समान भागीदारी देकर सशक्त बनाने से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से महिलाएं अब न केवल कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी रह गई हैं, बल्कि समाज में सक्रिय बदलाव की अग्रदूत बन गई हैं। समान अधिकार, अवसर और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भारत में सतत प्रगति और महिलाओं के नेतृत्व वाले वास्तविक विकास मॉडल का मार्ग प्रशस्त करता है। 6.5 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 6.5.1 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने न्यूनतम आहार विविधता MDD के लिए नया SDG संकेतक अपनाया। यह संकेतक 2017 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों SDG के ढांचे के अंतर्गत पहले से ट्रैक किए जा रहे लगभग 250 संकेतकों में शामिल हो गया है। इस नए संकेतक का प्रबंधन खाद्य और कृषि संगठन FAO तथा यूनिसेफ संयुक्त रूप से करेंगे। ये संकेतक स्वस्थ आहार के मामले में SDG की प्रगति को ट्रैक करने में आ रही कमी को दूर करेगा।
यह संकेतक उन पहलों पर ध्यान देगा जो कुपोषण को समाप्त करने और एसडीजी 2 को हासिल करने तथा व्यापक एजेंडा 2030 की प्रगति को ट्रैक करने के लिए पहले उपलब्ध नहीं थीं। एसडीजी 2 भूख को समाप्त करना। न्यूनतम आहार विविधता एमडीडी के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार न्यूनतम आहार विविधता तब हासिल मानी जाती है जब आहार में निम्नलिखित 8 खाद्य समूहों में से कम 5 या उससे अधिक शामिल हों: अनाज, फलियां, डेयरी उत्पाद, मांस, खाद्य पदार्थ, अंडे, फल और सब्जियां, विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां, अन्य पोषक खाद्य समूह। इन 5 से कम खाद्य समूहों का सेवन न्यूनतम आहार विविधता विफलता एमडीडीएफ माना जाता है। न्यूनतम आहार विविधता एमडीडी संकेतक का महत्व। पोषण का बेहतर आकलन। यह विशेष रूप से महिलाओं, एमडीडीडब्ल्यू और बच्चों, एमडीडीसी की पोषण स्थिति से जुड़ी असमानताओं को ट्रैक करने में मदद करता है। महिलाएं और बच्चे कुपोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों को ट्रैक करना। ये एसडीजी 2 का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य भूख को समाप्त करना और पोषण में सुधार करना है। नीति निर्माण में सहायता। यह आहार संबंधी जोखिमों को समझने और उनके आधार पर प्रभावी रणनीतियां बनाने में मदद करता है। पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन। यह पोषण सुधार से जुड़ी योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने में सहायक होता है। भारत में न्यूनतम आहार विविधता विफलता एमडीडीएफ की स्थिति 2019-21। क्षेत्रीय असमानताएं। भारत के मध्य क्षेत्र, विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 80% से अधिक बच्चे एमडीडीएफ से प्रभावित हैं। आयु का प्रभाव। 77% कम आय वर्ग के 6-23 महीने के बच्चों में उच्च आय वर्ग के बच्चों की तुलना में एमडीडीएफ अधिक पाया गया है। कमजोर वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के बच्चों में सबसे ज्यादा एमडीडीएफ 79% है। उसके बाद अनुसूचित जाति 77.2% और अनुसूचित जनजाति 76% का स्थान है। 6.5.2 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर ने गैलप, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यूएनएसडीएसएन और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ मिलकर प्रकाशित की है। रिपोर्ट के बारे में। यह रिपोर्ट कैंट्रिल सेल्फ एंकरिंग स्ट्राइविंग स्केल कैंट्रिल लैडर से प्राप्त एक प्रश्न पर आधारित होती है। इस स्केल का सबसे ऊपरी हिस्सा बहुत खुशहाल जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सबसे निचला हिस्सा बिल्कुल भी खुशहाल नहीं जीवन को दर्शाता है। रैंकिंग के लिए अपनाए गए मापदंड। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, जन्म के समय, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणाएं। सबसे खुशहाल देश। फिनलैंड पहला स्थान, इसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड का स्थान है। भारत का स्थान 147 देशों में से 118वां स्थान। 6.5.3 स्वावलंबिनी। स्वावलंबिनी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम के बारे में। ये लैंगिक रूप से समावेशी उद्यमिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्देश्य। इस कार्यक्रम का लक्ष्य उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल, संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर उन्हें सक्षम बनाना है। संरचना। इसमें उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, मार्गदर्शन और फैकल्टी ट्रेनिंग शामिल है। कार्यान्वयन निकाय, उद्यमिता एवं उद्यम विकास संस्थान। प्रभाव। इसका लक्ष्य प्रशिक्षित प्रतिभागियों में से 10% को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे भारत में महिलाओं के नेतृत्व में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 6.5.4 पीएम युवा 3.0 पीएम युवा 3.0। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 यंग, अपकमिंग और वर्सटाइल ऑथर्स लॉन्च किया। पीएम युवा 3.0 के बारे में। यह लेखन मेंटोरशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। उद्देश्य पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना तथा भारतीय लेखन को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना। कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल बुक ट्रस्ट। कुल 50 लेखकों का चयन निम्नलिखित विषयों पर आयोजित प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासियों का योगदान, भारतीय ज्ञान परंपरा, आधुनिक भारत के निर्माता 1950-2025 आदि।
चयनित पुस्तकों को एनबीटी द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। इससे सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया जाएगा। 6.5 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक कर्स्टी कोवेंट्री आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आईओसी एक गैर लाभकारी स्वतंत्र निकाय है जो ओलंपिक गतिविधियों का प्रबंधन करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के बारे में। मुख्यालय लॉज़ेन, ओलंपिक राजधानी स्विट्जरलैंड। उत्पत्ति पेरिस में आयोजित प्रथम ओलंपिक कांग्रेस में स्थापित 1894। विजन खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना। वित्त पोषण पूर्णतः निजी तौर पर वित्त पोषित तथा अपने राजस्व का 90% सभी स्तरों पर खेलों एवं एथलीटों के विकास के लिए वितरित करता है। कार्य ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने वाले खेलों और मेजबान शहर के चयन का निर्णय लेना। एथलीटों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों एनओसीएस और खेल महासंघों के बीच सहयोग को सुगम बनाना। भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी भारत के एनओसी के रूप में कार्य करता है। स्मार्ट क्विज विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ऑफलाइन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामाजिक मुद्दे से संबंधित 7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी 7.1 मानव संवर्धन ह्यूमन एनहांसमेंट। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में आईएमएआरसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मानव संवर्धन उद्योग का आकार 2024 में $125 बिलियन था और इसके 2033 तक बढ़कर $348.5 बिलियन तक हो जाने की संभावना है। मानव संवर्धन क्या होता है? मानव संवर्धन के तहत व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक, कृत्रिम तथा तकनीकी माध्यमों से ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं जो उसकी संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि करते हैं। ये कार्य दवाइयों, हार्मोन, इम्प्लांट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आहार संबंधी सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे तरीकों से पूरा किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा में बीमारी का इलाज किया जाता है, जबकि मानव संवर्धन का उद्देश्य मानव की सामान्य क्षमता के दायरे को बढ़ाना होता है। उदाहरण के लिए मानव संवर्धन प्रौद्योगिकियां मलेरिया, टीबी और लाइम जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता या उनके प्रति प्रतिरोध प्रदान करती हैं। मानव संवर्धन के बारे में 2 प्रमुख विचारधाराओं पर चर्चा की जाती है। ट्रांसह्यूमनिस्ट्स यह विचारधारा मानव क्षमताओं में अत्यधिक वृद्धि करने और जीवनकाल को बढ़ाने वाली उन्नत प्रौद्योगिकियों का समर्थन करती है। बायोकंजर्वेटिव्स यह विचारधारा मानव की प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखने का समर्थन करती है और प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव जीवन को अत्यधिक रूप से बदलने या उसे बढ़ाने का विरोध करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस विचारधारा का मानना है कि यह हमारी मानवता की मौलिकता को खतरे में डाल सकता है। मानव संवर्धन से जुड़ी चिंताएं। समानता मानव संवर्धन तक सभी की पहुंच समान नहीं हो सकती है, परिणामस्वरूप सामाजिक असमानता बढ़ सकती है। पहचान मानव के मूल गुणों में बदलाव करने से मानव के रूप में हमारी प्राकृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है। सहमति बिना सहमति या किसी प्रकार की मजबूरी में किया गया मानव संवर्धन व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। सामाजिक दबाव यदि संवर्धन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ भेदभाव हो सकता है जो स्वयं को इससे दूर रखना चाहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जोखिम मानव संवर्धन हेतु आनुवंशिक या तंत्रिका में किए गए बदलावों के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी नहीं है। पर्यावरण लंबे जीवन काल से संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ सकता है। आनुवंशिक विविधता आनुवंशिक इंजीनियरिंग से विविधता में कमी आ सकती है, जिससे बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। विनियमन इन प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, न्यायपूर्ण और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी विनियमन की आवश्यकता है। निष्कर्ष मानव संवर्धन प्रौद्योगिकियां मानव की क्षमताओं को बढ़ा सकती हैं, व जीवनकाल को लंबा कर सकती हैं तथा प्रगति को संभव कर सकती हैं, लेकिन ये नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताएं भी उत्पन्न करती हैं। इस तकनीक से संबंधित उत्तरदायी विनियमन, समान पहुंच और दीर्घकालिक प्रभावों के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि मानव होने के मूल्यों को बनाए रखा जा सके। 7.2 रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व SCR। सुर्खियों में क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत एक रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व SBR और एक US डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल की स्थापना की गई है ताकि एक रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व SCR तैयार किया जा सके। अन्य संबंधित तथ्य इसका उद्देश्य रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व SCR में बिटकॉइन, एथीरियम, XRP,
सोलाना SOL और कार्डानो अदा जैसी क्रिप्टोकरेंसी को शामिल करना है ताकि अमेरिका के क्रिप्टो उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य क्रिप्टो प्रबंधन में मौजूदा कमियों को दूर करना भी है, क्योंकि SBR को स्थापित करने वाले प्रारंभिक देशों में शामिल होकर अमेरिका रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकता है। क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है? क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है और विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है। पारंपरिक फिएट मुद्राओं के विपरीत क्रिप्टोकरेंसी पर किसी देश या सरकार या केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं होता है। उदाहरण बिटकॉइन, BTC, एथीरियम, ईच, रिपल, XRP, टेथर, USDT आदि। क्रिप्टोकरेंसी की प्रमुख विशेषताएं: विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, लेनदेन एक वितरित खाता बही डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पर दर्ज होते हैं जिससे मध्यस्थों पर निर्भरता कम होती है। सीमित आपूर्ति, कई क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन की आपूर्ति सीमित होती है। बिटकॉइन की अधिकतम कुल आपूर्ति 21 मिलियन है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा लेन देन से जुड़े डेटा को खुले तौर पर देखा और सत्यापित किया जा सकता है। सुरक्षा, सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन के जरिए धोखाधड़ी और जालसाजी से सुरक्षा प्रदान की जाती है। सीमाविहीन निर्बाध लेन देन, ये वैश्विक स्तर पर तेज और कम लागत वाले लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व SCR के बारे में। रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व SCR मूलतः सरकार के नियंत्रण में रखी गई क्रिप्टोकरेंसी का भंडार या स्टॉकपाइल होता है। इसे राष्ट्रीय वित्तीय भंडार के रूप में देखा जाता है। इसे आर्थिक अनिश्चितताओं से सुरक्षा, वित्तीय संप्रभुता को मजबूत करने और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। यह पारंपरिक रिजर्व जैसे विदेशी मुद्रा भंडार और स्वर्ण भंडार के बजाय एक डिजिटल मुद्रा भंडार के रूप में कार्य करता है। रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व SCR के संचालन की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से तय नहीं की गई है। हालांकि इसे रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के समान समझा जा सकता है, जिसका उपयोग सरकार पेट्रोलियम आपूर्ति में रुकावट के प्रभावों को कम करने के लिए करती है। क्या भारत को भी रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व स्थापित करना चाहिए? पक्ष में तर्क। राष्ट्रीय रिजर्व का विविधीकरण क्रिप्टोकरेंसी पारंपरिक संपत्तियों जैसे कि स्वर्ण, बॉन्ड और शेयर से अधिक संबंधित नहीं होती है, जिससे पोर्टफोलियो संबंधी जोखिम कम हो जाता है। आर्थिक झटकों से बचाव, यह US डॉलर के उतार चढ़ाव और वैश्विक मौद्रिक अस्थिरता से बचाव का एक उपाय हो सकता है। उदाहरण, यह भू राजनीतिक तनावों जैसे आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार युद्ध आदि के कारण होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। कागज प्रभावी प्रेषण, क्रिप्टो लेनदेन प्रेषण शुल्क को 6.4% वैश्विक औसत से घटाकर 1% से भी कम कर सकते हैं, जिससे भारत को सालाना अरबों रुपए की बचत हो सकती है। तकनीकी रूप से अग्रणी, भारत की तकनीकी प्रतिभा का उपयोग करके ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकृत वित्त DeFi के क्षेत्र में नवाचार किया जा सकता है। उच्च रिटर्न की क्षमता, क्रिप्टोकरेंसी का इतिहास देखें तो इसने पारंपरिक संपत्तियों की तुलना में बेहतर रिटर्न दिया है, अतः ये दीर्घकालिक निवेश का अवसर प्रदान करती है। उदाहरण, पिछले 10 वर्षों में बिटकॉइन ने 200 गुना की वृद्धि दी है, जबकि एनवीडिया और एप्पल जैसे बड़े स्टॉक्स ने 50 गुना और 10 गुना की वृद्धि दी। वित्तीय संप्रभुता, ये बाहरी वित्तीय प्रणालियों जैसे स्विफ्ट पर निर्भरता को कम करता है और आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाता है। विपक्ष में तर्क। अस्थिरता और बाजार संबंधी जोखिम, क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में अत्यधिक उतार चढ़ाव, जैसे 2022 में बिटकॉइन के मूल्य में 80% की गिरावट, रिजर्व की अस्थिरता बढ़ा सकती है। RBI की आपत्तियां और नीतिगत मतभेद, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बार बार क्रिप्टोकरेंसी के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है और इसमें वित्तीय अस्थिरता का खतरा बताया है। RBI विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC को प्राथमिकता देता है, क्योंकि RBI विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी को मौद्रिक संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। नियामक चुनौतियां, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और भविष्य के संभावित विनियमों से संबंधित अनिश्चितता शामिल है। सुरक्षा जोखिम, क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट पर साइबर हमले से भारी नुकसान हो सकता है। उदाहरण, 2021 में $600 मिलियन का पॉली नेटवर्क हैक। पर्यावरणीय प्रभाव, क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग प्रक्रिया जैसे बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ वर्क में बिजली की खपत अधिक होती है, जो जलवायु लक्ष्यों को प्रभावित करती है। स्वीकृति संबंधी बाधाएं, आम जनता में क्रिप्टो के प्रति संदेह और इसे रिजर्व संपत्ति के रूप में सीमित संस्थागत विश्वास। तरलता संबंधी समस्याएं, बड़े पैमाने पर क्रिप्टो होल्डिंग को तुरंत फिएट में बदलने में कठिनाई हो सकती है। भारत के लिए आगे की राह। लघु स्तर पर शुरुआत, भारत ट्रायल के तौर पर अपने विदेशी मुद्रा भंडार का 1-2% लगभग $6-12 बिलियन हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी के लिए निर्धारित कर सकता है। विनियामक फ्रेमवर्क का निर्माण,
भारत सिंगापुर और जापान के संतुलित मॉडल से सीख लेकर जोखिम को कम करते हुए नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाना, देश की स्थानीय प्रतिभा का उपयोग करते हुए क्रिप्टो को सुरक्षित रखने और ब्लॉकचेन का उपयोग बढ़ाने के उपाय विकसित किए जा सकते हैं। उपयोगिता पर ध्यान देना, प्रेषण और डीफाई में क्रिप्टो के उपयोग को प्राथमिकता देकर वास्तविक अर्थव्यवस्था में इसका उपयोग बढ़ाया जा सकता है। वैश्विक प्रवृत्तियों पर नजर रखना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे अमेरिका के बिटकॉइन ETF, यूरोपीय संघ का माइका विनियमन के अनुरूप भारत अपनी रणनीति विकसित कर सकता है। 7.3 लाइट सुपर सॉलिड सुर्खियों में क्यों? इटली के नेशनल रिसर्च काउंसिल के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश से सुपर सॉलिड का निर्माण किया है। सुपर सॉलिड क्या होता है? सुपर सॉलिड पदार्थ की एक दुर्लभ अवस्था है जो ठोस जैसी संरचना और घर्षण रहित प्रवाह दोनों का प्रदर्शन करती है। इसे क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसके तहत पार्टिकल्स एक सुव्यवस्थित व क्रिस्टल जैसी ठोस अवस्था में एकत्र या व्यवस्थित होते हैं, लेकिन वे श्यानता विस्कोसिटी रहित द्रव की भांति प्रवाह भी करते हैं। प्रारंभिक शोध 1960 के दशक में सैद्धांतिक रूप से भविष्यवाणी की गई सुपरसॉलिड अवस्था को अंततः 2017 में अल्ट्राकोल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC का उपयोग करके प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया। अब तक सुपरसॉलिड अवस्था हेतु अत्यधिक निम्न तापमान, सामान्यतः निरपेक्ष शून्य यानी 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस अनिवार्य होता था, जिस पर क्वांटम प्रभाव दिखाई देते हैं। इस तापमान पर परमाणुओं में न्यूनतम ऊर्जा होती है और पदार्थ एक असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिसे पदार्थ की पांचवीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BECS के रूप में जाना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक पूर्ण शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन प्रयोगशालाओं में इसके बेहद करीब का तापमान प्राप्त करने में सक्षम है। वर्तमान शोध नए शोध में पोलारिटॉन सिस्टम की विशेषताओं पर आधारित एक नई तकनीक का उपयोग किया गया है। पोलारिटॉन द्रव्य विद्युत चुंबकीय इंटरैक्शन के तहत प्रकाश और पदार्थ के कणों के संयोजन से बनते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स गति विवर्तनिकी सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जिनके तहत पदार्थों में होने वाले सूक्ष्म बदलावों जैसे स्पिन वेव को कणों या पार्टिकल्स के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये पदार्थ से नहीं बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्वासी पार्टिकल्स कहा जाता है। प्रकाश को सुपर सॉलिड में बदलने का महत्व क्या है? सुपर सॉलिड प्रकाश क्वांटम कंप्यूटिंग में अधिक स्थिर क्वांटम बिट्स क्यूबिट्स के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रकाश को इस तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता ऑप्टिकल उपकरणों, फोटोनिक सर्किट्स और यहां तक कि बुनियादी क्वांटम यांत्रिकी संबंधी शोध में क्रांति ला सकती है। इस स्तर पर प्रकाश को नियंत्रित करने की क्षमता शोधकर्ताओं को मटीरियल साइंस के नए क्षेत्रों का अन्वेषण करने में सक्षम बनाती है। साथ ही यह ऊर्जा का उपयोग करने और उसे समझने के हमारे तरीकों में भी नए मार्ग खोल सकती है। प्रकाश के बारे में ब्रह्मांड में प्रकाश की गति सबसे अधिक है। प्रकाश की गति 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह माना जाता है कि प्रकाश वेव पार्टिकल ड्यूलिटी प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि प्रकाश कभी कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी कण की तरह। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार किसी कण या पार्टिकल में ऊर्जा और अन्य विशिष्ट गुण स्पेस टाइम के एक सीमित क्षेत्र में केंद्रित माने जाते हैं, जबकि तरंग एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई होती है। क्वांटम यांत्रिकी हमें बताती है कि प्रकाश एक साथ कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार कर सकता है। नोट: बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया नवंबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.2 देखें। 7.4 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी RT दवाइयाँ, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी RT ड्रग्स। सुर्खियों में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को HIV/AIDS PLHIV से पीड़ित रोगियों के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी RT दवाओं की आपूर्ति और सुविधा में आ रही समस्याओं पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी RT दवाएं क्या होती हैं? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV से संक्रमित रोगी का इलाज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी RT से किया जाता है, जिसमें रोगी को एंटी HIV दवाएं दी जाती हैं। ART का मुख्य उद्देश्य शरीर में वायरस की मात्रा या प्रभाव को बहुत कम स्तर अनडिटेक्टेबल तक लाना है, जिससे HIV के फैलने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसे अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल U=U कहा जाता है। ART में आमतौर पर 2 से 4 दवाओं का संयोजन दिया जाता है, जो HIV को अधिक प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने में मदद करता है। इसे हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART भी कहा जाता है। उदाहरण: TLD टैबलेट, टेनोफोविर, लामिवुडिन और डोल्यूटेग्राविर। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी HIV का इलाज नहीं है,
लेकिन ये एचआईवी से संक्रमित लोगों को लंबे और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकता है। भारत में एआरटी दवाओं का प्रबंधन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नेको द्वारा किया जाता है, जो उनकी खरीद, वितरण और निगरानी की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। नेको द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP लागू किया गया है। HIV/AIDS के बारे में। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ये एक वायरस है जो शरीर की इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और ख़ासतौर पर CD4 कोशिकाओं और T कोशिकाओं को नष्ट करता है। ये कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये HIV संक्रमण का अंतिम और सबसे गंभीर चरण है। इसमें इम्यून सिस्टम इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो जीवन घातक संक्रमणों से नहीं लड़ पाती है। हर HIV संक्रमित व्यक्ति को एड्स हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, खासकर जब समय पर सही इलाज और देखभाल मिल रही हो। संक्रमण HIV मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है, जैसे असुरक्षित यौन संबंध, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, संक्रमित सुई से संक्रमण, गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे में संक्रमण आदि। भारत में स्थिति। हाल ही में प्रकाशित इंडिया HIV अनुमान 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2.5 मिलियन से अधिक लोग HIV से पीड़ित हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में युवा आबादी HIV से सबसे अधिक पीड़ित है। मिजोरम में 2.70%, नागालैंड में 1.36%, मणिपुर में 1.05%। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में HIV संक्रमण की दर अधिक है। इन राज्यों में देश के कुल HIV संक्रमित रोगियों में से लगभग 55% पाए जाते हैं। उठाए गए कदम, वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास। UNAIDS 959595 लक्ष्य 2030 तक 95% लोग जो HIV से संक्रमित हैं उन्हें अपनी बीमारी की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। 7.5.1 मोटापा, ओबेसिटी। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक स्तर पर हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है और 5 से 19 वर्ष के बच्चों व किशोरों में इसके मामले 4 गुना बढ़ गए हैं। ये जानकारी 2022 के WHO आंकड़ों के आधार पर दी गई है। साथ ही लोगों से खाद्य तेल की खपत में 10% कमी करने का आह्वान किया गया है। मोटापा के बारे में। WHO के अनुसार मोटापा शरीर में असामान्य या अत्यधिक वसा का संचय है जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स BMI का उपयोग किया जाता है। इसकी गणना व्यक्ति के वजन किलोग्राम को उसकी लंबाई मीटर के वर्ग से विभाजित करके की जाती है। 25 या उससे अधिक BMI वाले व्यक्ति को अधिक वजन वाला माना जाता है। 30 या उससे अधिक BMI वाले व्यक्ति को मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। मोटापे का स्वास्थ्य पर प्रभाव। हृदय रोगों में वृद्धि, मधुमेह, कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार, श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जाता है। NFHS 5 2019-2021 के अनुसार भारत में मोटापे की स्थिति। कुल मिलाकर 24% महिलाएं और 23% पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। अखिल भारतीय स्तर पर 2015-16 से 2019-21 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक वजन की दर 2.1% से बढ़कर 3.4% हो गई। मोटापे की समस्या की रोकथाम के लिए भारत में कुछ रणनीतिक उपाय। पोषण अभियान, बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार करना और कुपोषण से जुड़ी समस्याओं को कम करना। फिट इंडिया मूवमेंट, सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना, फिटनेस गतिविधियों के लिए प्रेरित करना। गैर संचारी रोगों NCDs की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, समुदाय के स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ व्यवहार अपनाने को प्रोत्साहित करना। ईट राइट इंडिया, सभी के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। RUCO, रिपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल पहल, एक बार उपयोग किए जा चुके खाद्य तेल का पुनः उपयोग रोकना और उसे सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण के लिए उपयोग करना। भारत में मोटापे को बढ़ावा देने वाले कारक। उच्च कैलोरी एवं कम पोषक तत्व वाले आहार, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एवं संतृप्त वसा की खपत में वृद्धि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तक आसान पहुंच आदि। भाग दौड़ वाली जीवन शैली, लंबे समय तक बैठे रहना, स्क्रीन के सामने बहुत अधिक समय बिताना, शारीरिक गतिविधियों पर बहुत कम ध्यान देना आदि। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें मानव शरीर की चयापचय प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती हैं और वजन में अनावश्यक वृद्धि का कारण बन सकती हैं। 7.5.2 राष्ट्रीय जीन बैंक, नेशनल जीन बैंक। केंद्र सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक NGB की स्थापना की घोषणा की।
इसका उद्देश्य भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म फसलें का संरक्षण करना है। पहला एनजीबी 1996 में नई दिल्ली स्थित आईका राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो एनबीपीजीआर में स्थापित किया गया था। जीन बैंक के बारे में। जीन बैंक ऐसे जैव भंडार होते हैं जहां पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित किया जाता है। इनका उद्देश्य जैव विविधता को बचाना और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। जीन बैंक के प्रकार: सीड बैंक, बीज बैंक, जैसे स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे। फील्ड जीन बैंक, प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित पौधों का संरक्षण। क्रायोप्रिजर्वेशन बैंक, ऊतक, भ्रूण और कोशिकाओं को संरक्षित करने के लिए। पोलन, पराग और डीएनए बैंक। भारत में अन्य जीन बैंक: पशु जीन बैंक, आईका राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो एनबीएजीआर, हरियाणा। माइक्रोबियल जीन बैंक, आईका राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव ब्यूरो एनबीएआईएम, उत्तर प्रदेश। 7.5.3 ट्रांसजेनिक जीव, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक फसलों के लिए फंडिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति के गलत बयान के बाद ट्रांसजेनिक फसलें सुर्खियों में आईं। ट्रांसजेनिक से तात्पर्य ऐसे जीव या कोशिका से है जिसमें जीनोम को किसी अन्य प्रजाति से लिए गए एक या अधिक डीएनए अनुक्रमों के उस जीनोम में प्रवेश द्वारा उसे बदल दिया गया हो। जीनोम वस्तुतः कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए निर्देशों का संपूर्ण सेट होता है। ट्रांसजेनिक जीवों के बारे में अवधारणा: ट्रांसजेनिक जीव वे होते हैं जो अपनी प्रजाति के प्राकृतिक गुणों की बजाय नए गुण या प्रोटीन निर्माण को प्रदर्शित करते हैं। ट्रांस का अर्थ है एक से दूसरे और जेनेटिक का अर्थ है जीन। ट्रांसजेनिक चूहे: ट्रांसजेनिक चूहों को जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रमुख मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और जेनेटिक प्रक्रियाएं मानव से मिलती जुलती हैं। इसके उद्देश्य एवं उपयोग: सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं फिजियोलॉजिकल को समझना। उदाहरण के लिए चयापचय और रक्त कोशिका उत्पादन का अध्ययन करने के लिए ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग किया जाता है। बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक प्रक्रिया। चित्र का विवरण: एक, सबसे पहले दाता जीव के रूप में बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी नामक बैक्टीरिया लिया जाता है जो बॉलवर्म के लिए विषाक्त प्रोटीन बनाता है। 2. इसके बाद जीन निष्कर्षण किया जाता है जिसमें क्राई1AC टॉक्सिन बनाने वाला जीन बीटी से निकाला जाता है। 3. फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है जिसमें विभिन्न स्रोतों से जीन को मिलाकर डीएनए तैयार किया जाता है और क्राई1AC जीन को क्लोनिंग वेक्टर में डाला जाता है। 4. इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कॉटन की कोशिकाओं में शामिल किया जाता है। 5. अंत में ट्रांसजेनिक पौधा तैयार होता है जिसमें कॉटन क्राई प्रोटीन बनाता है जो बॉलवर्म को मार देता है। मानव रोगों का मॉडल बनाना। उदाहरण के लिए अल्जाइमर जैसे मानव रोगों का मॉडल बनाने के लिए ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग किया जाता है। नए उपचारों का विकास करना। उदाहरण के लिए ट्रांसजेनिक जीवों के कारण दवा के परीक्षण और उपचार के विकास में तेजी आई है। थेरेप्यूटिक प्रोटीन का उत्पादन। ह्यूमन एंटीथ्रोम्बिन, रक्त के थक्के बनने वाला प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए ट्रांसजेनिक बकरियों का विकास किया गया है। रोग प्रतिरोधी फसलें। उदाहरण के लिए बीटी कॉटन आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जो बॉलवर्म के खिलाफ प्रतिरोधी है। चुनौतियां। नैतिक चिंताएं। इसमें पशु पर अत्याचार से संबंधित पक्ष तथा आनुवंशिक संशोधन के कारण अनपेक्षित परिणाम आना शामिल है। पर्यावरणीय जोखिम। ट्रांसजेनिक जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इससे संबंधित भारत में विनियमन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नियम 1989, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC आदि। 7.5.4 मेटी ने AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की। मेटी लॉन्च्ड मल्टीपल इनिशिएटिव्स टू बूस्ट द AI इकोसिस्टम। इन पहलों को इंडिया AI मिशन का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इंडिया AI मिशन के तहत लॉन्च किया गया। लॉन्च की गई प्रमुख पहलें: AI कोष, इंडिया AI डेटा प्लेटफॉर्म। यह डेवलपर्स, AI मॉडल और AI समाधान कंपनियों को डेटा तक सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के साथ पहुंच प्रदान करता है। इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल। यह सब्सिडी वाली AI कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क सेवाओं के साथ साथ 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स GPUs भी उपलब्ध कराता है। GPU एक सर्किट होता है जो ग्राफिक्स और वीडियो को प्रोसेस करने के लिए गणितीय गणना करता है। AI कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। ये सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को AI संबंधी कौशल और क्षमता से लैस करता है। सरकारी अधिकारियों के लिए इगोट AI, ये जियोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर AI संचालित व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करता है। अन्य पहलें: इनमें इंडिया AI स्टार्टअप ग्लोबल एक्सेलरेशन प्रोग्राम,
इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज और इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स फेलोशिप शामिल हैं। इंडिया एआई मिशन के बारे में शुरुआत। इसे मार्च 2024 में 10,371.92 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया गया था। उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी और एडवांस एआई अवसंरचना के माध्यम से एआई संबंधी नवाचार को बढ़ावा देना। इसे निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त किया जाएगा: कंप्यूटिंग एक्सेस का लोकतंत्रीकरण, स्टार्टअप के लिए जोखिम पूंजी प्रदान करना, सामाजिक रूप से प्रभावी एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करना, एथिकल एआई को बढ़ावा देना आदि। मंत्रालय, यह मीटी का अम्ब्रेला कार्यक्रम है। कार्यान्वयन एजेंसी, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया एआई। भारत के प्रमुख एआई मॉडल्स और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। यहां भारत के कुछ प्रमुख एआई मॉडल और भाषा तकनीक दी गई हैं। भारत जेन, यह सरकार द्वारा वित्त पोषित पहल है जो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम है। डिजिटल इंडिया भाषिणी, ये एआई चालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। सर्वम, एक एआई मॉडल, इसे भाषा अनुवाद, टेक्स्ट संवेदन और कंटेंट जनरेशन जैसे उपयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। चिंतलेखा, यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भारतीय भाषाओं में ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट बनाने और एडिट करने की सुविधा देता है। हनुमान चैटबॉट 1.0, ये बहुभाषी एआई प्रणाली है जो 35 भारतीय भाषाओं में काम कर सकती है। 7.5 एआई वॉशिंग। एआई वॉशिंग कई वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप द्वारा फंड प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एआई वॉशिंग तरीकों से चिंता बढ़ी है। एआई वॉशिंग के बारे में। एआई वॉशिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनियां अपने उत्पादों, सेवाओं या व्यापार रणनीतियों में एआई के उपयोग को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं या गलत तरीके से प्रस्तुत करती हैं। एआई वॉशिंग शब्दावली ग्रीन वॉशिंग से प्रेरित है। ग्रीन वॉशिंग के तहत कंपनियां अपनी सेवा या अपने उत्पाद के पर्यावरण अनुकूल होने के दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। एआई वॉशिंग के उदाहरण: ऑटोमेशन को एआई बताकर गलत तरीके से पेश करना, एआई संबंधी सतही दावे करना, एआई संचालित जैसे शब्दों का उपयोग करना। 7.5.6 नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च नाइडार। नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेत्य ने ड्रोन फेडरेशन इंडिया डीएफआई के सहयोग से स्वायत्त स्वयं पहल के तहत नाइडार का शुभारंभ किया। निडार का लक्ष्य भारत के छात्र और अनुसंधान समुदायों को सहयोगात्मक स्वायत्त ड्रोन विकसित करने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें शामिल करना है। इसके माध्यम से आपदा प्रबंधन और परिशुद्ध कृषि के क्षेत्र में वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान खोजा जाएगा। स्वायान स्वयं के बारे में। इसे 2022 में मीटी ने मंजूरी प्रदान की थी। इसका उद्देश्य ड्रोन और संबंधित प्रौद्योगिकियों सहित मानव रहित विमान प्रणालियों यूएएस में मानव संसाधन विकास के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान देना है। 7.5.7 उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। गोरखपुर परियोजना में 2 यूनिट यानी 4 परमाणु ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इनमें से प्रत्येक में एक दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR होगा। इस परियोजना की कुल क्षमता 2800 मेगावाट होगी। PHWR के बारे में। PHWR में शीतलक और मंदक दोनों के लिए भारी जल ऑफ D_2O माइन का उपयोग किया जाता है तथा ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। भारी जल वो जल है जिसमें सामान्य हाइड्रोजन के स्थान पर भारी हाइड्रोजन होता है। इस भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। भारी जल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन को प्रभावी ढंग से धीमा कर देता है तथा इससे न्यूट्रॉन के अवशोषण की संभावना भी कम होती है। भारत में PHWR संयंत्र का विकास। इसके विकास की शुरुआत 1960 के दशक में भारत कनाडा परमाणु सहयोग के माध्यम से शुरू हुई थी। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन RAPS-1 में पहला 220 मेगावाट का रिएक्टर बनाया गया था। पोखरण-1 1974 के बाद कनाडा ने भारत को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सहयोग देना बंद कर दिया था। इसके बाद भारत ने 220 मेगावाट के PHWR डिजाइन को स्वदेशी रूप से विकसित किया। भारत का 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम। होमी भाभा ने देश में यूरेनियम संसाधन के सीमित भंडार को देखते हुए भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। चरण 1
इसमें भारी जल रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग करते हैं और प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं। चरण 2, इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। पर्याप्त मात्रा वाले थोरियम को U-233 में परिवर्तित करने के लिए ईंधन में शामिल किया जाता है। चरण 3, इसमें रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम और यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। थोरियम U-233 में परिवर्तित हो जाता है, जो रिएक्टर को शक्ति प्रदान करता है। चित्र का शब्दों में पूरा विवरण। इस चित्र में भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम को दिखाया गया है। सबसे पहले प्राकृतिक यूरेनियम को PHWR रिएक्टर में उपयोग किया जाता है, जिससे बिजली लगभग 10 GWE उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया से प्लूटोनियम RPU और यूरेनियम के अन्य उत्पाद निकलते हैं। दूसरे चरण में PU ईंधन चालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग किया जाता है, जिसमें थोरियम को शामिल किया जाता है। यह प्रक्रिया थोरियम को U-233 में परिवर्तित करती है और लगभग 300 GWE बिजली उत्पन्न करने की क्षमता विकसित होती है। तीसरे चरण में U-233 ईंधन चालित ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग किया जाता है, जिससे काफ़ी अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त होती है। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के थोरियम संसाधनों का उपयोग करके दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास। परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट GW तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8.1 गीगावाट है। भारत की सबसे पुरानी यूरेनियम खदान झारखंड की जादूगोड़ा माइंस में नए यूरेनियम भंडार की खोज की गई है। गुजरात के काकरापार में स्वदेशी रूप से निर्मित 700 MWE के PHWR की पहली 2 इकाइयों कैप्स 3 और 4 ने वित्त वर्ष 2023-24 में वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR 500 मेगावाट ने 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। NPCIL और NTPC ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण एवं संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी अश्विनी का गठन किया है। 4x700 मेगावाट PHWR माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना इसी के अंतर्गत शुरू की जा रही है। नोट: परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए फरवरी 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.1 देखें। 7.5.8 नासा के अंतरिक्ष यात्री 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे। नासा's astronauts returned to Earth after being stuck in space for 286 days. ये अंतरिक्ष यात्री बोइंग के CST-100 स्टारलाइनर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इस पर गए थे। स्टारलाइनर में हीलियम गैस के लीक होने और एक थ्रस्टर की समस्या के चलते यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं था। थ्रस्टर प्रणाली पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान की दिशा और नियंत्रण में मदद करती है। सोवियत अंतरिक्ष यात्री वाली पोल्याकोव के नाम अंतरिक्ष में एक ही बार में सबसे लंबा समय बिताने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने मीर स्पेस स्टेशन पर 438 दिन बिताए थे। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मिलने वाले अवसर। चिकित्सा अनुसंधान: यह मानव शरीर पर लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के प्रभावों का अध्ययन करने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी परीक्षण: इससे ये आकलन करने में सहायता मिलती है कि जीवन सहायक प्रणालियां, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यान पर लगे उपकरण निर्धारित मिशन अवधि के बाद कैसा प्रदर्शन करते हैं। डीप स्पेस मिशन की तैयारी: ये भविष्य में मंगल और चंद्रमा पर मिशन भेजने की योजना बनाने के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। ऐसे मिशनों में अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। अंतरिक्ष में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां: अंतरिक्ष विकिरण, ब्रह्मांडीय किरणों और विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर एवं अन्य विकिरण जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, माइक्रोग्रेविटी: अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियों के क्षय और हड्डियों के घनत्व में कमी आ सकती है। साथ ही पृथ्वी पर आने के बाद शारीरिक संतुलन एवं तालमेल प्रभावित हो सकता है। माइक्रोग्रेविटी में हड्डियों की क्षमता में प्रति माह 1% से 1.5% तक का नुकसान हो सकता है। अकेलापन और मानसिक दबाव: पृथ्वी से दूर सीमित स्थानों में रहने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य और टीम के तालमेल को प्रभावित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यह एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है जो निम्न भूकक्षा 370-460 किलोमीटर की ऊंचाई पर में स्थित है। प्रमुख भागीदार: यूरोपीय देश, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रतिनिधित्व, संयुक्त राज्य अमेरिका नासा, जापान JAXA, कनाडा CSA और रूस रॉसकॉस्मोस। उद्देश्य: वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी परीक्षण, गहन अंतरिक्ष में अन्वेषण की तैयारी करना आदि। 7.5.9 स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट
भारतीय दूरसंचार कंपनियों एयरटेल और जियो ने स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता किया। स्टारलिंक विश्व का पहला और सबसे बड़ा सैटेलाइट का समूह है। निम्न भूकक्षा में स्थापित ये सैटेलाइट समूह उच्च गति और कम विलंबता वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करता है। इसका मतलब है कि स्टारलिंक बहुत सारे छोटे छोटे उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो पृथ्वी के नज़दीक कक्षा में घूमते हैं। इसलिए इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होती है और सिग्नल आने जाने में समय कम लगता है, जिससे इंटरनेट तेज़ और स्थिर मिलता है। सैटेलाइट इंटरनेट या उपग्रह आधारित इंटरनेट के बारे में, यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले संचार उपग्रहों के माध्यम से वायरलेस इंटरनेट को व्यक्त करता है। यह वैश्विक कवरेज प्रदान करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि इंटरनेट सिग्नल सीधे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों से भेजे और प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए दुनिया के दूर दराज क्षेत्रों में भी इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सकता है। उपग्रह लेजर के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करते हैं, जिससे ग्राउंड स्टेशनों पर निर्भरता कम हो जाती है। यानी उपग्रह आपस में लेजर तकनीक से जुड़ते हैं, इसलिए हर जगह जमीन पर बड़े बड़े टावर या स्टेशन की जरूरत कम पड़ती है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा वर्तमान में लगभग 7086 स्टारलिंक उपग्रह कक्षा में हैं। इसका मतलब है कि अभी हजारों उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं जो इंटरनेट सेवा देने के लिए काम कर रहे हैं। प्रत्येक स्टारलिंक उपग्रह, इसमें 3 स्पेस लेजर ऑप्टिकल इंटरसैटेलाइट लिंक या ISLS होते हैं जो 200 गीगाबिट प्रति सेकंड तक की स्पीड प्रदान कर सकते हैं। अतः इनका पूरा समूह मिलकर एक वैश्विक इंटरनेट जाल का निर्माण करता है। इसका मतलब है कि उपग्रह आपस में तेज लेजर कनेक्शन से जुड़े होते हैं, जिससे बहुत तेज डेटा ट्रांसफर संभव होता है और पूरी दुनिया को जोड़ने वाला नेटवर्क बनता है। इसमें उच्च इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 5 एडवांस्ड कू-बैंड फेज्ड एरे एंटीना और 3 ड्यूल बैंड का बैंड व ई बैंड एंटीना का उपयोग किया जाता है। अर्थात इन उपग्रहों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले आधुनिक एंटीना होते हैं जो मजबूत और तेज इंटरनेट कनेक्शन देने में मदद करते हैं। चित्र का शब्दों में विवरण। चित्र में स्टारलिंक इंटरनेट की पूरी प्रणाली को 3 भागों में दिखाया गया है। एक पहला भाग स्पेस सेगमेंट है जिसमें स्टारलिंक उपग्रह आपस में ISL इंटरसैटेलाइट लिंक से जुड़े हैं। उपग्रह पृथ्वी और अन्य उपग्रहों के साथ डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं। 2. दूसरा भाग ग्राउंड सेगमेंट है जिसमें इंटरनेट को जमीन से स्टारलिंक अपलिंक स्टेशन के जरिए उपग्रहों तक भेजा जाता है। 3. तीसरा भाग यूजर सेगमेंट है जिसमें उपयोगकर्ता के घर या कार्यालय में सैटेलाइट डिश एंटीना लगा होता है। यह एंटीना उपग्रह से सिग्नल लेकर राउटर और वाईफाई के जरिए मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर तक इंटरनेट पहुंचाता है। सैटेलाइट इंटरनेट का महत्व। कनेक्टिविटी पहुंच में सुधार। ये दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उपयोगी है। इसका मतलब है कि जहां फाइबर या मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, वहां भी इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सकता है। आपदाओं के दौरान कनेक्टिविटी। स्टारलिंक ने टोंगा में विशाल ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी के बाद कनेक्टिविटी प्रदान की थी। यानी आपदा के समय जब सामान्य नेटवर्क बंद हो जाते हैं, तब यह तकनीक बहुत उपयोगी होती है। सैन्य उपयोग। यह सैन्य ठिकानों और सैन्य विमानों, जहाज़ों, ड्रोन आदि के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अर्थात रक्षा क्षेत्र में संचार को मजबूत बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। सैटेलाइट इंटरनेट से संबंधित चिंताएं। खगोलीय हस्तक्षेप। रात्रिकालीन आकाश में उपग्रहों द्वारा उत्पन्न तेज प्रकाश खगोलीय निरीक्षणों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब है कि खगोल वैज्ञानिकों को तारों और ग्रहों का अध्ययन करने में परेशानी हो सकती है। वायुमंडलीय प्रदूषण। निष्क्रिय उपग्रहों के उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान उत्पन्न मलबे से वायुमंडलीय रासायनिक दशाओं में असंतुलन उत्पन्न होने का खतरा है। यानी पुराने उपग्रह जलकर गिरते समय पर्यावरण पर असर डाल सकते हैं। तकनीकी सीमाएं। इसकी सेवाओं में चरम मौसमीय दशाओं और सौर चुंबकीय तूफानों से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। 7.5.10 उल्कापिंड मीटियोराइट। वैज्ञानिकों ने बीड, महाराष्ट्र के एक गांव में उल्कापिंड गिरने की पुष्टि की। जब कोई उल्काब वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट न होकर पृथ्वी के धरातल से टकराती है तो उसे उल्कापिंड कहते हैं। इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष से आने वाला पत्थर या धातु का टुकड़ा यदि जलकर पूरी तरह खत्म न हो और जमीन पर गिर जाए तो उसे उल्कापिंड कहा जाता है। उल्काब, उल्का और उल्कापिंड के बीच अंतर। अंतरिक्ष में उल्काब मीटियोरॉइड वे छोटे छोटे चट्टानी या धात्विक पिंड होते हैं जो ग्रहों, धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों के टकराव से बनते हैं और अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। ये बहुत छोटे कणों से लेकर बड़े पत्थरों तक हो सकते हैं।
जब यही उल्काभ पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण गर्म होकर चमकने लगते हैं। इस अवस्था को उल्का मीटियोर कहा जाता है। इसे आम भाषा में टूटता तारा भी कहा जाता है। यदि यह पिंड पूरी तरह जलकर समाप्त नहीं होता और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है तो उसे उल्कापिंड मीटियोराइट कहते हैं। ये चट्टानी, धात्विक या मिश्रित प्रकार के हो सकते हैं। नोट: पृथ्वी पर 50,000 से अधिक उल्कापिंड मिल चुके हैं और इनमें से लगभग 99.8% क्षुद्रग्रहों से संबंधित हैं। भारत में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) देश में पाए गए उल्कापिंडों का संग्रह करता है। उल्कापिंडों के अध्ययन का महत्व: सौर प्रणाली को समझने में सहायक। उल्कापिंड सौर मंडल के शुरुआती इतिहास के प्रमाण देते हैं, जिससे ग्रहों के निर्माण और विकास को समझा जा सकता है। भूवैज्ञानिक जानकारी: ये पृथ्वी और अन्य ग्रहों की रासायनिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन: उल्कापिंडों के माध्यम से यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए होंगे। इनके अवलोकन से संबंधित पहले नासा ऑल स्काई फायरबॉल नेटवर्क: ये कैमरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो बहुत चमकीली उल्काओं का पता लगाता है और उनके मार्ग का विश्लेषण करता है। कनाडा का CMOR कैनेडियन मीटियर ऑर्बिट रेडार: इसका उद्देश्य उल्काओं की गति, दिशा और उत्पत्ति का अध्ययन करना है। 7.5.11 ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स GIA: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन GIA को बंद कर दिया। ये मिशन हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का त्रि-आयामी मानचित्र बनाने के लिए शुरू किया गया था। GIA को लैग्रेंज पॉइंट 2L2 पर स्थापित किया गया था, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज बिंदु वह स्थान होता है जहां दो बड़े पिंडों के गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन से उत्पन्न बल संतुलित होते हैं, जिससे अंतरिक्ष यान स्थिर रह सकता है। L2 पर स्थित होने से ये सूर्य और पृथ्वी की दिशा में लगातार अवलोकन कर सकता था, जिससे आकाशगंगा के तारों की सटीक दूरी, गति और संरचना का अध्ययन संभव हुआ। यह मिशन खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इससे तारों की स्थिति, गति और विकास से संबंधित विशाल डेटा प्राप्त हुआ, जो भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उपयोगी रहेगा। उद्देश्य: इसे तारों और अन्य खगोलीय पिंडों की अवस्थिति एवं गति की सटीक माप के माध्यम से एस्ट्रोमेट्री के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मतलब है कि ये मिशन तारों की स्थिति और उनकी गति को बहुत सटीक तरीके से मापने के लिए बनाया गया था, ताकि अंतरिक्ष का सही नक्शा तैयार किया जा सके। एस्ट्रोमेट्री: ब्रह्मांड का मानचित्रण करने का विज्ञान, अर्थात ये वह विज्ञान है जिसमें तारों और ग्रहों की स्थिति, दूरी और गति का अध्ययन किया जाता है, जिससे ब्रह्मांड का नक्शा बनाया जा सके। 7.5.12 एबेल पुरस्कार एबेल प्राइज: जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा 78 को 2025 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को अक्सर गणित का नोबेल कहा जाता है। यह पुरस्कार उन्हें बीजगणितीय विश्लेषण, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, डी मॉड्यूल्स और क्रिस्टल बेसिस में उनके कार्यों के लिए दिया गया। एबेल पुरस्कार के बारे में: यह पुरस्कार हर साल गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल 1802-1829 के नाम पर रखा गया है। एबेल ने सामान्य पंचम समीकरण के मूलों की गणना करने की असंभवता को सिद्ध किया था। वे बीजगणितीय फलनों, एबेलियन फलनों के क्षेत्र में भी अग्रणी थे। यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा 2002 में स्थापित किया गया था। इसे नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रथम विजेता जीन पियरे सेरे 2003। पुरस्कार राशि 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर, लगभग $720,000 और एक कांस्य पदक दिया जाता है। नोट: अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने यूनेस्को के सहयोग से वर्ष 2000 को विश्व गणितीय वर्ष घोषित किया था।